नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे साथ हमारे चार मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत। और आज बहुत सारी खबरें आपके लिए इंतजार कर रही हैं। चाइना से एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास है। दलाई लामा ने अगले दलाई लामा के बारे में क्या बताया है, उनका चयन कैसे किया जाएगा, यह हम आपको बताएंगे। और इसकी अहमियत भारत के लिहाज से क्या है, उसकी चर्चा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 5 देशों के दौरे पर निकले हुए हैं, वहां से क्या खबर आई, घाना से खास तौर पर जो उनका पहला पड़ाव था, उसकी बात हम लोग करेंगे। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध, क्या अब ट्रंप वाकई रुकवा पाने की हालत में पहुंच गए हैं, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और एक जो चर्चा आप भी सुन रहे होंगे बहुत, कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स ये जो बैन कर दिए गए थे भारत में, खबर है इनको दोबारा खोल दिया गया। इसकी असलियत क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत आज हम कर रहे हैं चाइना की एक खबर से, और इस खबर को आप बहुत गौर से देखिएगा भी और मेहमानों की बातों को सुनिएगा भी, क्योंकि चीन से अव्वल तो कोई खबर निकलती नहीं है और बहुत सारी बातें वहां संकेतों में पढ़नी पड़ती हैं। और जिस खबर की आज हम बात करने जा रहे हैं, यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहां हैं? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहां लापता हो गए, यह सवाल अचानक दुनिया भर में हेडलाइन बनने लगा है। और आज हम इसकी परतें आपके सामने खोलेंगे, और इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं यह सवाल उठने के पीछे। शी जिनपिंग पिछले कुछ हफ्तों से बिल्कुल गायब हैं। मई के आखिरी हफ्ते और जून के कुछ दिनों शी जिनपिंग कहीं नजर नहीं आए। काफी वक्त से वो सार्वजनिक मंच से दूर हैं, यहां तक कि चाइना के अखबारों में उनकी तस्वीर तक नहीं छप रही है। पिछली बार जून में बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ चीन के राष्ट्रपति आखिरी बार किसी पब्लिक फंक्शन में देखे गए थे। तब भी वहां की मीडिया ने यह दावा किया था कि शी थके हुए हैं, वो बीमार से लग रहे हैं। और अब ब्रिक्स सम्मेलन, जिसके लिए मोदी जी भी गए हुए हैं, ब्राजील जाएंगे जिसके लिए, अब यह खबर पुख्ता हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है कि शी जिनपिंग ब्राजील भी नहीं जा रहे हैं, वो ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। तो आखिर शी जिनपिंग को हुआ क्या है? पिछले 12 साल में यह पहली बार होगा कि शी जिनपिंग ने ब्रिक्स के समिट से दूरी बनाई है। चीन के सियासी परंपरा को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि चीन सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। मैंने फिर आपसे कहा कि चीन में कभी ऐसी कोई खबर निकल कर नहीं आती है, हम बहुत सी बातें संकेतों में पढ़नी पड़ती हैं, कुछ छोटी छोटी खबरों को जोड़ करके ये आंकलन करने पड़ते हैं। तो ये दावा क्यों किया जा रहा है कि शी जिनपिंग का दौर अब खत्म होने वाला है? फिलहाल चीन में शी जिनपिंग की ताकत सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के फर्स्ट वाइस चेयरमैन जनरल जांग यूक्सिया के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब मिलिट्री ताकत जो सर्वे सर्वा थे जिसके शी जिनपिंग, अब ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के हाथ में जा रही है। यूक्सिया के अलावा एक और नाम है जो चर्चा में है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंग यांग भी एक तगड़े दावेदार हैं वहां के मिलिट्री चीफ बनने के लिए। टेक्नोक्रेट वेंग बाकी नेताओं के मुकाबले ज्यादा युवा और शांत स्वभाव के माने जाते हैं। चीन में वैसे भी सत्ता परिवर्तन अक्सर शांति से, बिना किसी उथल पुथल के चुपचाप हो जाता है। चीन में कई बड़े नेताओं का हश्र इससे पहले ऐसा हो चुका है। मैं आपको यह भी बताऊं कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री हों, चीन के पूर्व रक्षा मंत्री हों, वो भी ऐसे ही पिछले कुछ दिनों में गायब हुए। ऐसा ही हश्र उनका होता हुआ दिखाई दिया। आपने अक्सर ऐसी खबरें भी सुनी होंगी, खासतौर पर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा दिया जाता है या कोई और आरोप लगा दिया जाता है, और फिर वो नेता रातों रात गायब हो जाता है, नजर नहीं आता। कई मामलों में ऐसा वैसे व्यक्ति की रहस्यमयी हालात में मौत भी हो जाती है। कई बार उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। ऐसा चाइना में पहले कई बार हो चुका है। लेकिन शी जिनपिंग को लेकर ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये पहली बार है। शी जिनपिंग ने पिछले कुछ वर्षों के अंदर चाइना में ताकत के जितने लीवर थे, सब पर अपना कंट्रोल कर रखा था। फिर चाहे वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाइना का मिलिट्री कमीशन हो, या फिर उसके अंतर्गत आने वाले जितने और तमाम तरीके के ताकत के आप कह सकते हैं लीवर्स होते हैं, वो सब शी जिनपिंग ने अपने हाथ में ले लिए थे। चीन एक डिक्टेटरशिप है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से ही अगला नेता निकल करके आता है, और उसकी एक बड़ी जटिल परंपरा भी है। लेकिन उसके लिए एक बड़ा हार्ड लाइन नेता होना बड़ा जरूरी समझा जाता है। शी जिनपिंग उसी हार्ड लाइन ऑफ थॉट से आने वाले एक नेता हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ कि शी जिनपिंग पहले तो हफ्तों के लिए गायब होते हैं, उसके बाद जब वो आते भी हैं तो पता लगता है कि वो बड़े बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेने जा रहे। और सबसे बड़ा संकेत, चीन के सरकारी अखबारों में, ब्रॉडकास्ट मीडिया में जब किसी नेता का जिक्र होना बंद हो जाए
या कम हो जाए तो वो सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि अब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। तो क्या चीन में शी जिनपिंग के साथ भी वही हो रहा है जो उन्होंने किसी नेता के साथ कुछ वर्ष पहले किया होगा? हमारे साथ एवीएम पीके श्रीवास्तव साहब हैं। मैं सर आपसे शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि एक ऐसी खबर है मैंने कहा पढ़नी पड़ती है छोटी छोटी खबरों में। क्या शी जिनपिंग का दौर खत्म हो रहा है? सौरभ, अभी जो जिस तरह के दृष्टांत आ रहे हैं, जैसे ग्लोबल टाइम्स में उनका नहीं आना, उनके प्रेस में नहीं आना और ब्रिक्स में नहीं शरीक होना, जो कि 12 साल से लगातार ये परंपरा रही है, हमेशा शरीक हुए हैं, ये अपने आप में ज़रूर एक विचार मन में लाता है कि कोई ना कोई बात तो है। और चीन में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और जब भी इस तरह की चीज़ होती है तो पहला वो जो आप कहते हैं ना, वो आदमी मिस्टर एक्स बन जाता है, गायब हो जाता है और उसके बाद वो चीज़ें रोल आउट करती हैं। तो ये, लेकिन ये डिसीजन वहाँ पर जो वहाँ की उनकी अपनी सुप्रीम काउंसिल है वही ले सकती है, उसके हाथ में ये अधिकार है। तो अगर ऐसा हो रहा है, मैं आपकी इन संभावनाओं से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन अभी एक बात और हो सकती है, अगर शी जिनपिंग बीमार हैं या किसी ऐसी अवस्था में है कि वो कहीं मूव आउट नहीं कर सकते, तब भी परिवर्तन। मैं क्लियर कर देता हूं, ये बात सही है कि भाई कोई नेता भी बीमार पड़ सकता है, उसको हो सकता है आराम के लिए कुछ वक्त के लिए दूर जाना पड़े, लेकिन ऐसे हालात नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि वो अपने उस जब जो कुछ हफ्तों के लिए वो दिखाई नहीं देते, वापस तो वो आ गए। जैसे हमने बताया वो बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ दिखाई दिए। हाँ, कुछ आई थिंक 13 to 16 के बीच में ऐसा कुछ था। लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है, उनकी फोटो नहीं छप रही है, उनके बारे में तो ये आप जो कह रहे हैं, इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता है और चीन में ऐसे ही सत्ता परिवर्तन होता है। सौरभ, इसमें कोई आपकी जो आंकलन है उसमें कोई मैं दूसरा विचार नहीं रख सकता, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे इस कॉन्टिनेंट के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। और ये देखना है कि उन दोनों में से एक जो आपके जनरल साहब हैं जो नेक्स्ट इन लाइन हैं और दूसरे जो शांत स्वभाव वाले हैं, इन दोनों में से कौन आता है वो बहुत इम्पैक्ट करेगा और ख़ास तौर से भारत के लिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसलिए इसको हमें इस पर वॉचफुल आई रखनी पड़ेगी। ये पूरे स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है उनके यहाँ, क्योंकि उनका जो शी जिनपिंग लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट बना दिए गए थे, उसके बाद परिवर्तन होना और उससे पहले जो उनके एडमिरल थे वो चले गए, 3 लोग हटाए जा चुके हैं, वो भी गायब हो चुके हैं, जिताऊं। तो अब ये कौन सी चोट है, किस तरीके ये करप्शन के पीछे पड़े हुए थे। आपने जो कहा ना कि बहुत बड़ा हम पर भी बहुत बड़ा। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा सौरभ, अगर एक सेकंड हो तो। एक इनकी जो बेटी है जो हार्वर्ड में पढ़ती हैं, उनके ऊपर भी बातचीत उठ रही थी और कुछ अगर सब चीजों को मिलाएं, आप मिला के देखें तो क्या बात है, ऐसी कौन सी चीज हुई है कि शी जिनपिंग को अपनी गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सत्ता परिवर्तन मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान में शायद अभी मतलब कहते हैं ना, उसकी संभावना पूरी बन गई है। अब वो कैसे होगा और कब होगा, कब अनाउंस करेगी इनकी मीडिया, वो देखने वाली बात है। 2 बातें मैं इसमें और जोड़ता हूं आपकी बात में। एक संकेत और जो मिला था वो ये था कि ये अपने पिताजी के नाम पर एक मेमोरियल बना रहे थे बहुत बड़ा। अब खबर आई है कि उस मेमोरियल को भी रोक दिया गया है। अब ये भी एक संकेत है। अब जब फिर वही बात है कि वहां से जो खबरें आती हैं, क्योंकि इतना टाइट ग्रिप है चीन की सरकार का वहां के मीडिया के ऊपर और हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर वहां के लोगों के, कई चीजें जो हैं कभी बहुत वक्त के बाद ही साफ हो पाती हैं। लेकिन शी जिनपिंग की ग्रिप कितनी फर्म थी इसका अंदाजा आप एक और बात से लगाइए कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शी जिनपिंग डॉक्ट्रिन पढ़ाई जाती थी। सर, इसके बारे में ज्यादा आपको बताइए। ठीक बात है, वो सबसे पावरफुल लोगों में से रहे, मतलब अभी हाल के लोगों में से। और जैसे सर ने भी इस बात का जिक्र किया, चाइना में एक तो इतनी सिक्रेसी रहती है कि आपको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जो मैं पिछले 5-7-10 दिन से देख रहा था उसमें लग रहा है कि वो अब उनके अवसान का वक्त है, चला चली की बिला है, मतलब सत्ता के तौर पर से। 2 बड़ी बातें जिसको आपने नोट किया, वो जो फादर का म्यूजियम है उसको ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया, ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया गया, ये बड़ी बात है। समझ रहे हैं आप, जो आप कह रहे हैं कि उनके लिए जो बनाया जा रहा है संग्रहालय, म्यूजियम है, तो उसको ऑफिशियल स्टेटस चाइना ने नहीं दिया है। दूसरा एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसकी मैंने चाइनीज़ उस पर देख रहा था कि जिनपिंग ने ट्रंप साहब से बात की थी फ़ोन पर, तो उसको चाइनीज़ टीवी ने जब दिखाया तो उसमें उनके पोस्ट का जिक्र नहीं किया गया। कहा गया कि जिनपिंग जो हैं उनकी ट्रंप से बात हुई है। तो ये एक बड़ा मैं बदलाव के तौर पर देखता हूँ कि ये बड़ा बदलाव हुआ है।
तीसरा जो मुद्दा है कि वो वांग यांग वहाँ पर एक टेक्नोक्रेट हैं, उनको सक्सेसर के तौर पे देखा जा रहा है कि वो क्या आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते, इस पर चर्चा चल रही है। वांग यांग आते हैं तो क्योंकि चाइना का जिस तरह से काम चल रहा है उसमें उन्हें प्रो मार्केट और रिफॉर्मर के तौर पर देखा जाता है। तो यदि वो आते हैं तो, और वो जो कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं है, तो दुनिया में पूरा जो माहौल बन रहा है उसमें यदि चाइना को एक ऐसा लीडर मिलता है तो भारत के लिए भी एक बेहतर होगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि 21वीं सदी, मतलब कहा करते हैं अब भी, 21वीं सदी जो है एशिया की सदी है। तो यदि कोई एक ऐसा लीडर मिल जाता है जो भारत और चाइना के रिश्तों को भी सुधार सकता हो, प्रो मार्केट हो, रिफॉर्मिस्ट हो, कूल एंड काम हो, तो बेहतर काम हो सकता है। वैसे तो चाइना में पिछले 2 दशक जो हैं वो लगभग शी जिनपिंग के दशक के तौर पर याद किए जाएंगे। ऑलमोस्ट बल्कि नया चाइना जो है, नया चाइना ही समझिए आप उनके हाँ, डॉक्ट्रिन पर चला। लेकिन इस वक्त चाइना काफी हार्डशिप से भी गुजर रहा है। वैसे तो बहुत बड़ा मुल्क है और भारत के बाद बड़े देशों में ग्रोथ रेट चाइना का ही है, ठीक ठाक 3 से 4% के रेट पर वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। एक खबरें आप अक्सर देखते होंगे कि चाइना के अंदर जो है लाखों लाख अपार्टमेंट बने हुए, रहने वाला कोई नहीं है। ये सीधे सीधे वहां के बाजार की जो हालत है उससे जोड़ करके इसको देखा जाता है। प्रो मार्केट, इसीलिए मैंने कहा कि वो वांग यांग का नाम जो प्रो। हाँ, तो क्या ये चाइना के अंदरूनी हालात भी जो हैं, और आपने जो वैश्विक उसका भी जिक्र किया, इनका दौर एक बहुत कन्फ्रंटेशनिस्ट चाइना के तौर पर भी, तो इसलिए वो बदलाव, एक बड़ा बदलाव वहां पर दिखाई दे। और जिस तरह से वो गायब हैं, और ये ऐसा होता है कि फेड आउट जब होता है तो धीरे धीरे किया जाता है। थिएटर में रहे हैं तो थिएटर में धीरे धीरे फेड आउट किया जाता है। तो धीरे धीरे जब फेड आउट करते हैं ना, चाहे वो लाइट हो चाहे साउंड हो, तो पता नहीं चलता और एक स्मूथ उसका एसिमुलेशन होता है। त्रिपाठी जी, आप कितना पढ़ेंगे इन तमाम खबरों में? नहीं, देखिए, एक तो ये कि इसमें बहुत कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक लाइन की बात यह है, कम्युनिस्ट शासन में शासक का अंत ऐसे ही होता है। हु जिनताओ को जिस तरह से 2022 की जो उनकी प्राइमरी चल रही थी पोलित ब्यूरो की, उसमें जिस तरह से उनको उठाकर ले जाया गया और उनसे जिनपिंग ने बात तक नहीं की, वो एक बड़ा उदाहरण। ऐसे बाजू पकड़ वो तो खैर बगल में वो आदमी मुझे लगता है वैसा नहीं होगा इनके साथ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अभी इधर हाल के वर्षों में चीन में कोई प्रेसिडेंट इस तरह से गायब किया जा रहा हो, ये घटना नहीं याद आती है। घटनाएं हैं अलग अलग, जो टॉप कमांडर रहे, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, बड़े बड़े कारोबारी गायब हो गए, वो सब हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट इस तरह से गायब नहीं हुआ। ये गायब हो गए थे, ये अलीबाबा वो देखिए क्या जैक मा गायब हो गए। तो लगातार चीन की कोई खबर ही नहीं है। बहुत, जिसको कहते हैं कि जबरदस्त तरीके से विस्फोट है, और उसकी कई बार वजहें भारत बना है, कई बार उनकी अपनी इकोनॉमिक हार्डशिप्स बनी है, कई बार जो चीन का एक बहुत बड़ा वर्ग, चूंकि कई बार हम लोग कहते हैं ना कि भारत से बहुत लोग विदेश जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में सबसे तेजी से अपना देश छोड़कर कहीं से कोई भाग रहा है तो नॉर्थ कोरिया के बाद चाइना है। नॉर्थ कोरिया में पता नहीं चलता, यहां नंबर्स आते हैं। अब चाइना उसका 2 तरह से इस्तेमाल करता है। एक तो अमेरिकी विश्वविद्यालय, अमेरिकी इंस्टीट्यूशन, अमेरिकी रिसर्च जितनी जगह है, वहां अपने लोगों को स्पाई के तौर पर बिठाता है, जिसको ट्रंप कहते हैं कि हार्वर्ड से लेकर सब जगह कि हम जितनी सब्सिडी खत्म कर। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा क्या है, वो खतरनाक है चीन के लिए। ये वो सारे लोग हैं जो चाइनीज हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही, लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिकी चेहरा बनते हैं, अमेरिका उनका इस्तेमाल करता है, और वो अपने परिवारों से जुड़कर अमेरिका को वहां की खबर देते हैं। पिछले कुछ समय में अगर 2 दशक की बात करें तो 3 बड़े ऐसे वाकये हुए जिसमें वहां की किसी लड़की या वहां के किसी पढ़ने वाले ने अपने परिवार से वहां की जानकारी दी। ये चीन में खतरनाक है। दूसरा एक खतरनाक समय आया था जब गलवान हुआ था। गलवान जब हुआ तो दुनिया में अलग अलग बात कही जाती रही, और तास न्यूज एजेंसी ने सबसे पहले बताया कि करीब करीब 60 लोग मरे हैं, लेकिन फिर भी चाइना उसको स्वीकार नहीं कर रहा था। वहां का जो लोकल प्लेटफॉर्म है, जिसको हम कहते हैं यहां एक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, जो अमेरिकी है, वहां नहीं चलता उसका। वहां क्या चलता है, वहां वीवो चलता है। वीवो पर कुछ यूथ ने वो फोटो डाली, एक फोटो डाली कि भारत में एक सैनिक का सम्मान होता है, उसको उसके घर तक ले जाया जा रहा है। वो किस तरह से सैनिक सम्मान, राजनीतिक सम्मान, सामाजिक सम्मान है। और दूसरा, यहां जो मर गया, जो चाइनीज सैनिक जिसकी गर्दन तोड़ दी भारतीयों ने, वो चुपचाप ले जाकर दफना दिया गया। वीवो पर एक वीडियो आया जिसमें ऐसे एक लाइन से कई ऐसे, जो उनको आप कब्र कह लीजिए, ताबूत कह लीजिए, जो भी आप माने, उनकी एक लाइन से ऐसी थी, उसको काउंटिंग करते हुए वीवो पर डाला गया।
ये वो समय था जो सबसे खतरनाक समय था जिनपिंग के लिए। दूसरा जो अलीबाबा पर उन्होंने किया था, क्योंकि फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी, जो चाइना का यूथ है वो लगातार ये कह रहा था कि ये सिस्टम अब नहीं चल सकता, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। जिस मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर दुनिया की दादागिरी की, वो टाइम अब चला गया। उनके इकोनॉमिक जोन अब ध्वस्त हो रहे हैं, वहां खरीदार नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोकल जो मार्केट है वो डेवलप हो रही है। इंडिया में उसमें एक बड़ी वजह है, शायद यही वजह है कि जिनपिंग ने यह तय किया कि हम इस पूरी व्यवस्था को बदलेंगे, जिसको आप शी डॉक्ट्राइन के नाम से कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि अब सब कुछ वो प्रीमियर रहेंगे जब तक वो जीवित हैं। एक वर्ग है जिसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और जो दो नाम है, जो वैंग और दूसरा एक जो नाम लिया जा रहा है वो हु जिनताओ के बहुत नजदीकी हैं। कहा यह जा रहा है कि जो 24 सदस्यों की सबसे ताकतवर पोलित ब्यूरो है, उसने जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह 6 महीने पहले कर दिया था। पिछले कुछ दिनों से उसके आसार दिख रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं। समीर जी, देखिए, चीन में सब कुछ नॉर्मल तो नहीं, ये बात तो तय है। अब इतने अंदर की खबर कि भाई अभी क्या चल रहा है, आने वाले में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बड़ी घटना घटी है कि 14 जून को शी जिनपिंग का जन्मदिन आता है। पहली बार ऐसा हुआ कि 14 जून को उन्होंने ग्लोबल टाइम से बात नहीं की, और 14 जून को उन्होंने किसी भी तरीके का अपने जन्मदिन पर कोई संदेश है, जो उनके जो कमांडर है आर्मी के लोग जो उनको शुभकामनाएं देने जाते थे, उनसे किसी से मुलाकात नहीं। ये शी जिनपिंग के कैरियर का पहला दिन था 14 जून की, जिस दिन उनके जन्मदिन के दिन चीन के किसी भी अखबार में, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो, और ग्लोबल टाइम्स से तो इस पर एक स्टोरी की थी कि 14 जून को शी जिनपिंग क्यों अपीयर नहीं हुए। हालांकि वो बाद में उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड की थी और कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने स्टोरी को विड्रॉ कर लिया था। तो अपने जन्मदिन के दिन शी जिनपिंग को उपस्थित न रहना, ये एक बड़े संकेत की ओर बता रहा है कि भाई वो अपने वाइफ के साथ भी मतलब बधाई स्वीकार करते हैं, उनका फोटो नहीं आया, कोई जानकारी नहीं आई। तो ये बता रहा है कि चाइना में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन क्या शी जिनपिंग जो इतनी मजबूरी से 2013 और 2014 से पूरे चीन को उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले लिया था, क्या इतने आसानी से कोई उनका तख्ता पलट कर सकता है? उनके सबसे मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन उनके सलाहकार थे, पूरे बड़ी पोस्ट पे उनके लोग बैठे थे। तो क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि उनके खिलाफ एक बड़ा माहौल बन रहा है? तो मुझे लगता है कि हो सकता है चाइना में कुछ चुनाव तो होता नहीं। बिल्कुल भाई, हमारे यहाँ पर कोई नेता हटेगा तो जनता हटेगी। बिल्कुल, चाइना में तो व्यवस्था है नहीं। लेकिन मैं मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि इसका मतलब उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस है। बिल्कुल, निश्चित रूप से वो पोलिट ब्यूरो पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस वाला है। उसमें बड़ी जो भी डेवलपमेंट हुआ कि 3 सितंबर को तियानमेन चौक पर एक कार्यक्रम होता है हर साल, जापान पर जब चीन ने जो जीत की थी उसके 80 साल के पूरे होने पर। तो अभी ग्लोबल टाइम ने 8 दिन पहले स्टोरी की है कि उस समय शी जिनपिंग देश को संबोधित नहीं करेंगे। अगर ग्लोबल टाइम से लिख रहा है स्पष्ट रूप से कि 3 सितंबर को शी जिनपिंग संबोधित नहीं करेंगे, तो मुझे लग रहा है एक बड़ा संकेत है कि चीन के अंदर जो सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। ये जो 3 सितंबर के पहले कोई बड़ा डेवलपमेंट, बिल्कुल 3 सितंबर के पहले कोई बड़ा डेवलपमेंट चीन के अंदर होगा, और हो सकता है 3 सितंबर के पहले कोई नया राष्ट्रपति मिले और वो तियानमेन चौक पर देश को संबोधित करे। अब चीन को कोई नया राष्ट्रपति मिलेगा, दुनिया को चाइना का कोई नया राष्ट्रपति मिलेगा, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि चीन में सब कुछ ठीक नहीं है, जैसा बाकी सारे मेहमानों ने बताया, और ये सिलसिला पिछले कुछ हफ्तों से लगातार चल रहा है। आने वाले वक्त में तस्वीर कुछ और साफ होगी तो और बात कर पाएंगे आपके साथ। अब मैं थोड़ी चाइना से और थोड़ी भारत से जुड़ी, लेकिन सौरभ इसमें एक और जुड़ी बात हमारे लिए है। हाँ सर, हमारे लिए सबसे जुड़ी बात यह है कि हमें अपनी सीमाओं पर अब और सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी इस तरह का लीडरशिप चेंज होता है तो आप कोई ना कोई खिलवाड़ या कोई छेड़छाड़ आप देखेंगे सीमाओं पर होता है। इसलिए अब सीमाओं पर बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, जिससे कि किसी भी नए लीडर को अपने को असर्ट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए वो भारत का प्रयोग ना करे। एक दूसरी चीज सर, दलाई लामा अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले हैं कुछ दिनों में। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा, जो कि पूरी दुनिया के अंदर तिब्बत का सबसे बड़ा चेहरा है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। दलाई लामा ने साफ कर दिया है कि दलाई लामा संस्था जो है, मतलब कि एक दलाई लामा, इनके बाद अगले दलाई लामा का चयन ये भविष्य में जारी रहेगा। ये सवालों में क्यों आया था, इसके पीछे भी खुद दलाई लामा थे। उन्होंने कुछ वर्षों पहले ये कहा था कि हमें इस पर सोचना होगा कि क्या अब हम इस संस्था को जारी रखें या इसको बंद कर दें। भाई, दलाई लामा का जो इंस्टीट्यूशन है, जो पद है, ये किसी के पास रहे या न रहे। ये जो मौजूदा दलाई लामा है, चीन ने जब तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया तो उसके बाद वहां से निर्वासित होकर, वहां से बच करके ये भारत आए थे। और हमारी सबकी याददाश्त में यूं कह लीजिए, या तिब्बत के ऊपर जब से कब्जा हुआ है तब से यही दलाई लामा है। 90 वर्ष के ये होने जा रहे हैं। तो अब सवाल है कि इनके बाद दलाई लामा कौन होगा।
इसके अलावा उन्होंने एक चीज और साफ की है, इन्होंने ये भी साफ कहा है कि इनके देहांत के बाद इनके उत्तराधिकारी का सिलेक्शन तिब्बती बौद्ध परंपराओं के मुताबिक होगा। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब ये संस्था, ये जो इंस्टीट्यूशन है दलाई लामा का, ये चलता रहेगा, आगे हम इसका चयन करेंगे। चाइना क्या करता है, चाइना अपने यहां वो कोशिश करता है कि जो असली अथॉरिटी जो है जिनके पास दलाई लामा, वो अथॉरिटी इनसे इसको कमजोर किया जाए। पीछे पंचेन लामा का चयन किया जाना था, तो वो काम भी दलाई लामा को करना था या उनके साथ जुड़े हुए जो और बौद्धजन है उनको करना था, लेकिन चीन ने वहां अपने यहां वो काम कर दिया। इन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं है। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है और उसमें उन्होंने साफ कहा कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मादेन फोदरंग ट्रस्ट इन्होंने ही बनाया हुआ है। वो केवल यही ट्रस्ट जो है वो दलाई लामा के अगले अवतार पर फैसला करेगा। जी हाँ, दलाई लामा का चयन जो होता है अवतार के हिसाब से किया जाता है, इसमें कोई व्यक्ति, संगठन या कोई सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। और दलाई लामा के इस ऐलान के बाद चीन भड़क गया और चीन की तरफ से एक नई चेतावनी अभी जारी की गई है। उसमें उन्होंने कहा कि नया दलाई लामा का चयन जो है वो चीन में किया जाएगा, चीन में स्थापित परंपराओं के हिसाब से किया जाएगा। तो वो अब जब ये नौबत आएगी तो आप देखेंगे कि दुनिया में दो दलाई लामा के चेहरे जो हैं आपको दिखाए जाएंगे। अब एक इस चयन होता कैसे है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग परंपरा है। तिब्बत की जो बौद्ध परंपरा है उसमें ये माना जाता है कि एक दलाई लामा, जैसे अभी जो दलाई लामा है, ये सुनिश्चित करते हैं कि मुझे अब अगले जन्म में किस शरीर में अवतार लेना है, पुनर्जन्म, मेरा पुनर्जन्म कहाँ होगा, किस शरीर में होगा, ये दलाई लामा तय करते हैं, ऐसा मानते हैं वो। और इसीलिए 2 साल की उम्र से, जैसे अब इनका मान लें जब भी देहांत होता है किसी दलाई लामा का, उसके 9 महीने के बाद ये प्रक्रिया शुरू कर देते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पूर्व दलाई लामा की चीज़ें दिखाना शुरू करते हैं। और जो बच्चा उन चीज़ों को पहचान लेता है या पुराने दलाई लामा से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु को पहचानना शुरू कर देता है, ये एक तरीका, और भी कई तरीके हैं, तो उससे वो पहचानते हैं कि दलाई लामा ने इस बच्चे के शरीर में जन्म लिया है। और 2 साल की उम्र तक उनका मानना है कि एक बच्चे का चयन कर लिया जाता है और फिर उसको ग्रूम किया जाता है और फिर बाद में और पुख्ता भी की जाती है, इस बात को तस्दीक की जाती है कि ये सही दलाई लामा है या नहीं है। चीन ने कहा कि ये तरीका नहीं हम मानेंगे, एक पूर्व स्थापित परंपरा है। उन्होंने कहा एक सोने का कलश, उसके अंदर पर्ची डाली जाएगी और उसमें से पर्ची निकाली जाएगी, तो इसको गोल्डन अर्न बोला जाता है, हम उससे चयन करेंगे कि दलाई लामा कौन होगा। अब ये दलाई लामा चले साहब, ये तो भविष्य की बात है। सवाल यह है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि जो भी दलाई लामा हो वो स्वतंत्र परंपरा से उनका चयन किया जाए। एक बात और दलाई लामा कह गए, उन्होंने कह दी है, ये भी कह दिया है कि मेरा जन्म जो है किसी स्वतंत्र देश में होगा, मतलब चीन में मेरा जन्म नहीं होगा, मेरा जन्म किसी आजाद मुल्क के अंदर होगा, ये भी उन्होंने कह दिया। अब ये तो बड़ी गूढ़ बातें हैं कि कैसे चयन होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप तिब्बत की पॉलिटिक्स को इससे आगे कैसे देखते हैं त्रिपाठी जी? देखिए, एक तो ये कि 1959 से दलाई लामा निर्वासित जीवन जी रहे हैं, लेकिन दुनिया उन्हें ही तिब्बती परंपरा, तिब्बती धर्म, तिब्बती संस्कृति और समाज का संरक्षक मानती है। चीन ने बाकायदा तिब्बत में दलाई लामा के, जिसको कहते हैं ना कि उसी तरह के कई लोगों को नियुक्त किया, उनको बाकायदा मठों में स्थापित किया। धीरे धीरे जो दलाई लामा के समर्थक थे उनको उन मठों से बाहर किया और जिसको तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन कहते हैं, वहां पूरी तरह से चीन का सर्विलांस स्टेशन है। एक तरह से अब तिब्बत वो नहीं है, तिब्बत पूरी तरह से चीन का एक ऐसा, आप छोटा मोटा एक वर्क स्टेशन कह सकते हैं, जहां से वो सब जगह नजर रखता है। और एक तरह से दुनिया भर में जो लामा के अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट हैं, तिब्बती परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनका यह कहना है कि हमारी संस्कृति पर चीन ने कब्जा कर लिया है। अब दलाई लामा ने जब कहा कि बाहर के किसी देश में पैदा होगा, तो इसका सीधा सा मतलब यही था, क्योंकि चीन में अगर कोई पैदा होता है और अगर हम उसको मान भी लें, क्योंकि चाइना की जिस तरह की चीजें रही हैं और जो जो कोशिशें उन्होंने की हैं, तो उसमें हम मान भी लें कि किसी को कहें कि ये हमारा वंशज है, ये हमारा उत्तराधिकारी है, पता चला कि वही चाइना उसको पिछले 20 सालों से 30 सालों से ग्रूम करके और उसी परिवार को तैयार कर रहा था कि ये अगला दलाई लामा ये हो सकता है। ये आशंका बार बार जताई जाती।
मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन भारत ने जो स्टैंड लिया है, भारत के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो दलाई लामा की परंपरा से लामा बन के आएगा हम उसी को स्वीकार करने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत और चीन के बीच जो एक ये टकराव का बिंदु हमेशा रहता है, जिसको लेकर कहा जा रहा था क्या इस बार थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मूव लेगा क्या भारत, तो वो भी अब दूर हो गया। यानी भारत उसी के साथ जाएगा जिसको दलाई लामा कहेंगे। लेकिन बहुत कोई मतलब रणनीतिक तौर पर या दूसरे तौर पर मुझे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता है। देखिए इसमें ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में अब कोई बचा नहीं है उस तरह से। एक तो हमारी बड़ी लंबी चौड़ी सीमा लगती है तिब्बत के साथ। अगर तिब्बत आजाद होता तो चीन से हमारी सीमा ना होती। नहीं, और हमारा तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो वहां आईटीबीपी है। हाँ, इंडो चाइना बॉर्डर फोर्स थोड़ी ना है, बॉर्डर पुलिस नहीं है। लेकिन भारत देखिए कैसे बैलेंस करता आया कि दलाई लामा और निर्वासित सरकार तिब्बत की भारत में रहती है, लेकिन भारत चीन के तिब्बत पर आधिपत्य को स्वीकार भी करता है, मानता भी है कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा अब हो चुका है। लेकिन इसमें एक अब आगे भारत क्या लाइन लेगा ये देखना होगा। इसमें देखिए ये सूट करता है, जैसे आपने यूएस की पॉलिसी देखी है, वो स्वीकार करता है कि वन चाइना पॉलिसी, लेकिन जहाँ तक ताइवान का सवाल है तो उनके साथ उनका टीआरए भी है, ताइवान रिलेशनशिप एक्ट है, और उसको वो अलग से हथियार देते हैं और उनके पासपोर्ट्स में अपना वीसा वसा लगा के उनको आने देते हैं। तो उसी तरीके से दिस स्ट्रेटजिक एम्बिग्युइटी को बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और यूएस का भी एक तिब्बत पॉलिसी है, तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट उसको कहते हैं, वो यूएस का भी एक एक्ट है। उसके ज़रिए वो चाहते हैं कि जो तिब्बत की रिलीजियस ऑटोनॉमी है उस पर कोई वो नहीं पड़ना चाहिए। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके बॉर्डर स्टेट में कम से कम वहाँ की जो पॉपुलेशन है इट इज़ नॉट इंडोक्ट्रिनेटेड और उनकी लीनिंग आपकी तरफ होती है, सो इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेज। उसका बहुत बड़ा सामरिक महत्व भी है। तो इस तरीके से हम जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हम दलाई लामा की परंपरा को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से हम उसी बात को करें जो ग्लोबली उठाई भी जाती है कि जो उनकी रिलीजियस सब हर धर्म को अधिकार है कि अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, उसकी ऑटोनॉमी हो। तो उसके ऊपर जो अटैक हो रहा है वो चाइना का खास वो है। बाकी हम कहते हैं ओके तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। वो तो एक खबर आ रही है इस वक्त, मैं आपको उसकी ओर लेकर के चलता हूं। झारखंड के साहिबगंज में एक मालगाड़ी के हादसे का एक वीडियो सामने आया, वो आप उसको जरा देखिएगा। ये देखिए जरा आप, ये बैरवा रेक लोडिंग यार्ड में एक मालगाड़ी खड़ी थी और जो कि ढलान पर अचानक अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार से सरकने लग गई, आगे बढ़ने लग गई और बेकाबू होकर पलट गई, जिससे मालगाड़ी के कई हिस्से पटरी से उतर गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें किसी को कोई चोट नहीं आई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन अदरवाइज किसी जान का कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ। झारखंड के साहिबगंज में ये हादसे की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मालगाड़ी के कुछ डिब्बे खड़े हैं और पीछे से कुछ और डिब्बे जो आते हैं ढलान पर, ऐसा लगता है कि अनियंत्रित होकर ये टक्कर हुई। अब उस खबर की बात कर लें जिससे आप भी थोड़े परेशान होंगे। मैं भी थोड़ा परेशान था कल तक जब ये खबर आई थी। ये पाकिस्तान की जो ये कई सेलिब्रिटी जो हैं, शाहिद अफरीदी हो गए या इनकी कोई एक्ट्रेस हो गई, एक दो और बड़े ऐसे हैंडल जो थे, ये भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं। और ये इनके अब ये आज से नहीं, ये जब से जब ये ढंग के क्रिकेट कभी खेलते भी थे तब से इनका रुख यही है। शोएब अख्तर हो गया या ये शाहिद आफरीदी हो गया, ये तमाम लोग जो हैं, राशिद लतीफ़, जावेद मियादाद, खैर अब इन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में ज़्यादा है। ये पहलगाम का हमला हुआ और इन्होंने इतनी गंदगी करनी शुरू करी उसके ऊपर। चले आप अपने देश का समर्थन लेते हो लोग, वो कोई बात नहीं है, लेकिन पहलगाम के आतंकवादी हमले को एक किस्म से जस्टिफाई करना या उसकी बर्बरता, क्रूरता को कम करके दिखाना, ये सारी चीज़ें, ये कहना ये इंडिया ने करा दिया था। जब इस किस्म के काम हुए तो देश में बहुत आक्रोश हुआ और उसके बाद इनके सारे ये सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए। यूट्यूब बैन, एक्स बैन, इंस्टाग्राम बैन, इनके सारे हैंडल्स भारत में बैन हो गए थे। अब खबर जहां से आती है इसमें, बुधवार को इन अकाउंट्स पर लगे बैन को हटा दिया गया। मतलब कल खबर आई कि इनके अकाउंट्स अनलॉक कर दिए गए, भारत में इनके अकाउंट्स दोबारा देखे जा सकते हैं। लेकिन फिर बस कुछ घंटों के बाद ये अकाउंट फिर बैन हो गए। इनफैक्ट आज सुबह तक भी जब इस प्रोग्राम में आने से पहले जब हम लोग इस खबर पर डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा पहले कंफर्म करते हैं, क्योंकि पहले खबर आपको याद होगा ये आई थी कि ना इन लोगों ने इंडिया, एंटी इंडिया
बातें करना बंद कर दिया है, इसलिए रिव्यू के बाद इनको खोला गया। कहीं से ऐसी भी खबर आई थी। फिर हमने कहा, सोचा साहब ऐसी कौन सी इनका हृदय परिवर्तन हो गया इन लोगों का, शाहिद आफरीदी अचानक कैसे सुधर जाएगा साहब, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इनको कंफर्म किया जाए। मैंने खुद सारे, कम से कम शाहिद आफरीदी के तो सारे अकाउंट मैंने जाके चेक किए, सब इंडिया में ब्लॉक हैं। तो पहले तो आप इस बात का संतोष रखिए कि इनके अकाउंट्स अनलॉक नहीं किए गए। इसमें शाहिद आफरीदी हैं, हानिया आमिर इनकी एक एक्ट्रेस है, और कई सेलिब्रिटीज। हानिया आमिर तो अभी चर्चा चल ही रही है उनकी काफी, जी। सरदार जी को लेकर। नहीं, वो दूसरी हैं। नहीं, हानिया आमिर। अच्छा, हानिया आमिर। अब 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने एक बार फिर जहर उगल दिया। आफरीदी ने जब यह खबर आई कि बैन हट गया है, तो उस पर इसने एक पोस्ट किया और इसने यह लिखा कि भारत सरकार का एक कदम बताता है कि भारत को यह एहसास हो गया है कि पहलगाम का हमला उसका आंतरिक मामला था। सोचिए, अभी कुछ वक्त हुआ, बस कुछ मिनट हुए थे, ये कुछ देर के लिए अनलॉक हुए इस अकाउंट को, और उसी का फायदा उठाते हुए इस आदमी ने ये लिखा कि इंडिया मान रहा है कि पहलगाम का मामला इनका अंदर का मामला, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था और भारत ने खाम का पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। अब आफरीदी ने बैन हटाने को लेकर ऐसा जश्न मनाया कि दोबारा सारे पाकिस्तानी अकाउंट बैन हो गए। अब सोशल मीडिया पर शाहिद आफरीदी का मजाक भी बन रहा है और पाकिस्तानियों में उनको लेकर गुस्सा भी है। लेकिन एक सवाल हमारे यहां पूछा जा रहा है और यह बड़ा जायज सवाल है, किसी भी वजह से अगर यह अकाउंट अनलॉक हुए थे तो क्यों हुए थे, क्या सोचकर किए गए थे? यह आदमी बदल जाएंगे क्या? कैसे आपने, किसी ने भी यह सोचा कि भारत में अब चीजें, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थितियां इतनी नॉर्मल हो गई हैं कि आप उन लोगों को जहर उगलने या अपनी जहरीली बातें पोस्ट करने की, प्रोपोगेट करने की आजादी दे दें, जो शुरुआत से बिल्कुल जिनके नस नस में एंटी इंडिया है। तो ये काम क्यों किया गया था और बाद में इसको दोबारा बैन किया गया, ये अच्छा किया गया? लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा। समीर जी, देखिए, फिर से बैन तो कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो भाई खोल क्यों दिए गए थे अकाउंट, जब पता था कि पहलगाम के बाद से जिस तरीके से इन लोगों ने जहर लगातार उगलते रहे। ऐसा नहीं कि पहलगाम के बाद ही जहर उग रहा है, इनका अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर अकाउंट्स का देखेंगे तो लंबे समय से भारत विरोधी अकाउंट से पोस्ट करते रहते थे, तमाम तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उस पर ये करते रहते थे, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे जावेद मियादाद हो, चाहे उनका परिवार हो, या चाहे उनकी सेलिब्रिटी, तमाम तरह के लोग हो। यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि क्यों सरकार ने हटाया, क्या यह किसी ब्यूरोक्रेट की गलती से हुआ जिसको बाद में डांट पड़ी और बाद में केंद्र सरकार ने मतलब अधिकारी को देखा और फिर ब्लॉक कर दिया गया? जिसने ये अकाउंट हटाया, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई कि उन्होंने क्यों हटाया? क्या किसी के कहने पर उसने अकाउंट हटाया? मुझे लग रहा है कि ये भी सोशल मीडिया पे जब से अकाउंट हटाया उसको लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही थी और लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि भाई पहलगाम का मामला भी शांत भी नहीं हुआ है और आप ऐसे लोगों को देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट फ्री कर रहे हो और उन्हें फिर से आप आमंत्रित कर रहे हो कि वो अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों को वो सबूत दे दिया ना उसने, जो अकाउंट खोलते लिखा उसने। और वो पहले से कह रहे थे कि आपने अकाउंट खोला है तो वो फिर भारत के खिलाफ और भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगलना शुरू करेंगे। तो ये क्यों किया गया है? तो मुझे लग रहा है उसके बाद जब हलचल मची होगी तो देखा होगा कि किसके अकाउंट खोले, किसके कहने पर खोले गए, तो तत्काल बैन कर दिया गया है। मुझे लग रहा है किसी को कि देश की जनता में क्या सोच है इनको लेकर के। नहीं, मुझे लगता है इसकी जांच होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके लिए कमेटी बनना चाहिए, जांच होना चाहिए कि भाई किस अधिकारी ने किया, किसके कहने पे क्या, क्यों किया। हो सकता है कि भाई उसको किसी से आदेश आया हो और जब बाद में सोशल मीडिया पे इसको लेकर हल्ला मचा है तो फिर बैन कर दिया गया हो। यह भी हो सकता है कि उस अधिकारी ने अपने मन से ब्लॉक कर दिया अकाउंट्स को, बाद में जब मंत्री की या बड़े अधिकारी की डांट पड़ी होगी तो ब्लॉक कर दिया गया होगा। कौन है इसके पीछे जो चाहता है कि भाई अकाउंट खुले और भारत विरोधी गतिविधियां फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हो? ये देश के अंदर बैठा हुआ दुश्मन कौन है जिसने उनके साथ सहानुभूति रखी? मैं इनके दो तीन इनकी करतूतें आपको बताता हूं। पहले तो ये शाहिद आफरीदी के बारे में तो सब जानते हैं, इसने जो पहलगाम पर बोला वो मैंने आपको ही बताया, उसने दोबारा भी बोल दिया अभी। शोएब अख्तर गजवाए हिंद की बात करता है अपने यहाँ टीवी चैनल्स पर बैठ करके। आप उस आदमी को इन्वाइट करते हो अपने यहाँ पर? सोचिए जरा। वकार यूनिस पाकिस्तानी टीम का कोच भी रहा है, वो एक मैच जो है वो इंडिया हार गया था पाकिस्तान से, वो अपनी टीवी पर बैठकर क्या बोलता है कि मुझे सबसे अच्छा ये लगा किसी प्लेयर का नाम लेकर के उसने हिंदुओं के बीच में बैठ के नमाज पढ़ी ग्राउंड पर। ये सोच है उन लोगों की। और अभी जो लेटेस्ट वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये दोनों टीवी चैनल में बैठ करके मजाक कर रहे हैं। उसमें वो वकार यूनुस से कहानी बता रहा है, वकार यूनुस या कोई और, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वकार यूनुस कहानी बता रहे हैं कि हम इंडिया एक टूर्नामेंट खेलने के लिए गए और वहां पर इनका कोई बहुत सीनियर मंत्री हमसे मिलवाने के लिए लाया गया और वो बड़ा उम्रदराज था, बड़ी एजेड व्यक्ति था वो, और कोई बहुत सीनियर आदमी था क्योंकि उसके आते ही सब लोग खड़े हो गए। तो हमें लगा कि बड़ा सीनियर आदमी एक एक करके हमसे मिलवाया जा रहा था। तो शोएब अख्तर ने मेरी तरफ देखा और कहा, आफरीदी या शोएब अख्तर ने
कि अभी देखना मैं क्या करता हूं। और उसने बोला कि वो जब उससे हाथ मिलाने के लिए गए तो उस आदमी ने इतनी कस के हाथ दबाया कि वो बिलबिला गया वो व्यक्ति। अब ये सोच किसी का अंदर हो कि आप किसी डिग्निटरी से आपको मिलवाया जा रहा है और आप उसके साथ ऐसी हरकत कर रहे हो, ये इनकी नस नस में है, मैं आपसे बता रहा हूं। सर एक और फिर हमारे यहाँ ये हरकत सर वसीम अकरम का वो ट्वीट भी ध्यान में आना चाहिए। जब यूसुफ पठान चुनाव जीते थे तो वसीम अकरम ने ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया था कि आपने उसको टिकट दिया और एक मुस्लिम नुमाइंदे को आपने अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया है क्रिकेटर को। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से मुसलमानों का पक्ष रखते रहेंगे। ये वसीम अकरम ने ट्वीट किया था पाकिस्तान में दानिश कनेरिया के साथ जो इस दौर का अकेला हिंदू क्रिकेटर खेला पाकिस्तान की टीम में, उसके साथ क्या हाल किया इन्होंने। दानिश कनेरिया बता देगा आपको। दानिश कनेरिया ने ये बताया था, मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे, मेरे बर्तन अलग कर देते थे, टीम में कोई आदमी मुझसे बात नहीं करता था। ये हाल किया जाता था उस आदमी के साथ क्योंकि वो हिंदू था। इस बिगटेड किस्म के लोग हैं ये। और फिर आप यहां पर ये कांड सौरभ, ये सारे के सारे जिहादी चूरन खा खा के और जिहादी जो इनकी मेंटेलिटी है उससे आगे बढ़े, हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इनको जिन्होंने अपने जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया, जनरल जब ऐसी बातें करता है आप समझते हैं हम लोग कितना खराब लगता है। आप किसी भी देश के जनरल को देख लीजिए, वो कोई इस तरह की बात नहीं करता, वो देश की बात करता है। तो भाई फिर सवाल वही है कि ये रीथिंक अगर हुआ होगा हमारे यहाँ तो क्यों हुआ होगा? मुद्दा ये है ही नहीं, जैसे आपने जिक्र किया वो तो सब लोग जानते हैं कि शाहिद अफरीदी या अकर यूनुस या सब लोग क्या बोल रहे हैं या जो पाकिस्तान के और लोग बोल। मुद्दा ये है कि ये ऐसी क्या ज़रूरत थी? तबीयत खराब हो रही थी आपकी, वो ऑक्सीजन है क्या सोशल मीडिया पर शाहिद अफरीदी को ओपन करना? मतलब अभी तो देश के दोनों देशों के बीच के रिश्तों में कोई शुरुआत होने का भी संकेत नहीं है। Exactly. तो मतलब ये सबसे जरूरी काम है क्या कि इस पर काम किया जाए, ये ज्यादा गंभीर। वो क्या कह रहे हैं, मान लीजिए वो अच्छा भी कहते, तब भी मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जरूरत है। कौन तड़प रहा है, कौन तड़प रहा है, ये मैं कह रहा हूं कि सांस नहीं आ रही है क्या इसके बिना कि इस मुद्दे पर। और इसलिए ये सब तर्क देना कि नहीं वो बहुत खराब बोलते, मुद्दा वो है ही नहीं। पॉलिसी वाइज क्या हमको इसकी जरूरत है कि वो खोला जाए? जब हम उनका पानी बंद कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को पॉज बटन पर रख रहे हैं, तमाम तरीके की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एक तरह से बंद है। अभी तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी हमारी कोई नहीं चल रही उनके साथ, बंद है एक तरह से। और उस समय आप सोशल मीडिया के उसको खोल रहे हैं, एक तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं समझ में आ रही। तो इसलिए ये इस तर्क को मैं जोड़ने की जरूरत नहीं समझता कि वो खराब लिखते हैं कि अच्छा लिखते हैं। क्या जरूरत, तभी बैन किया था, बैन कर दिया ना, तो अब ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है? ये इंडस वो ट्रीटी तो है नहीं कि पाकिस्तान सोचे कि भैया किसी तरह से। त्रिपाठी जी किसको याद आई होगी इनकी? त्रिपाठी जी ने थोड़ा सा जोर दिया तो वो वापस बंद हो गया। याद नहीं आई, ये दिखाता है कि सरकार की प्रायोरिटीज कितनी मिसप्लेस्ड है। सरकार न तो किसी का खाता बंद करती है न खोलती है। सरकार उस प्लेटफॉर्म को चिट्ठी लिखती है, बताती है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारे सामाजिक सौहार्द उसके लिहाज से ये है, तो अलग अलग पैमाने हैं, उसके हिसाब से वो देती है। कौन सा अधिकारी था और कितने निकम्मे लोग बैठे हुए हैं कि उनको ये तक ख्याल नहीं रहा कि ये बंद रहना है। सोर्सेज से बताया गया कि ये इसलिए हो गया क्योंकि वो चिट्ठी समय से दूसरी वाली नहीं पहुंची, उसके बाद जब पहुंची तो बंद कर दिया। मतलब ये कि किसी भी प्लेटफॉर्म को आप कहते हैं ना कि फलाना का अकाउंट बंद कर दीजिए, विदहेल्ड इन इंडिया अगर करना है तो आपको बताना पड़ेगा ना, लिख के देना पड़ेगा। और रीजंस भी उस पर, क्योंकि वो सारे अलग अलग जो, तो ये तो बंद ही थे, ये बंद थे, तो किसी ने खोलने के लिए चिट्ठी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ समय के लिए सिर्फ किया गया था। इसका जो मूल खतरा है, और या तो किसी को ये था ठीक है उस वक्त उन्होंने कहा बंद कर दो, अभी बंद था, और जो प्लेटफॉर्म है वो इतना बड़ा हो गया है कि उसने जब चाहा खोल दिया, फिर आपको दिखा तो आपने कहा बंद कर दो। अब लेकिन इतनी देर से हम लोग जितने नाम ले रहे हैं, शाहिद अफरीदी कौन है? पाकिस्तानी क्रिकेटर है ना। जितने भी नाम हम ले रहे हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं या फिर कोई हीरो हीरोइन है, तो उनको क्यों हम प्रतिष्ठा दे रहे हैं? और यही भारत अभी पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा, उससे शर्मसार करने वाला कुछ होगा? भारत देश की कोई नीति नहीं रह गई। आप इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भारत के हक का पानी कोई और नहीं उपयोग कर पाएगा, और भारत के सेंटिमेंट से अमीर होकर पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत को गलत कहें, ये हम करने देंगे? ये बीसीसीआई और आईपीएल और फलाना धमाका ये सब चलता रहेगा? ये दोनों कैसे चल सकता है भाई? और सरकार में ऐसे मसलों पर जवाबदेही तय करनी चाहिए।
मोदी जी की साख पर बार बार ऐसे न होने से एक तरह से कहें कि उस पर सवाल खड़े होते हैं, सवालिया निशान बड़े होते हैं। मैच वाली बात इंपॉर्टेंट है, अब देखिए आगे कोई क्या स्टैंड इस पर लेता है सरकार। वो तो उस पर स्टैंड ले रखा है ना कि होना है मैच। अब वो तो सर एंड मोमेंट पर भी फैसला लिया जा सकता है। बहरहाल एक और बड़ी खबर जिसका दुनिया पर असर पड़ेगा, ईरान और इजराइल की लड़ाई के बाद अब गाजा में क्या शांति होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल एक दावा किया है कि इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है इसमें गाजा में 60 दिनों की सीज फायर पर सहमति बन गई है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। ट्रंप ने इस मसले को लेकर हमास को बाकायदा चेतावनी भी जारी की है और उन्होंने कहा है कि स्थिति और बिगड़ने से पहले इस समझौते को स्वीकार कर लो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, बेस्ट पॉसिबल चुनाव होगा। इससे यहां से स्थिति और खराब ही होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि मेरे प्रतिनिधियों ने गाजा इजराइल के मुद्दे पर इजरायली नेताओं के साथ एक लंबी और कारगर बैठक की है। इजराइल ने 60 दिन के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक शर्तों पर सहमति व्यक्त की है। इसके दौरान हम युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करेंगे। कतर और मिस्र इसमें इनके नेता जो हैं जिन्होंने शांति लाने के लिए बहुत मेहनत की है, इस अंतिम प्रस्ताव को पेश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट की भलाई के लिए हमास इस समझौते को स्वीकार करेगा। ये तो बात हो गई। अब आप जानना चाहेंगे कि इस पर हमास ने और इजराइल ने कहा क्या है। ट्रंप चाहते हैं 60 दिन के लिए कम से कम खामोश हो जाओ, 60 दिन के लिए लड़ो मत, और इस 60 दिन लड़ाई नहीं होगी तो कतर और इजिप्ट जो है इनके जरिए हम डिप्लोमेसी को आगे बढ़ावा देंगे और हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में कुछ स्थायी करार भी हो जाए। वो चाहते ही हैं दरअसल ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे जिसके तहत पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक समझौते की और एक पैलेस्टीनियन स्टेट की भी एक भूमिका बन सकती है, उसको आगे बढ़ाया जाए। उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है इसी काम से। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के लिए नोबेल पीस प्राइज मिलेगा नहीं, तो नोबेल प्राइज मिलना नहीं है। नहीं, ये वाला काम करा देंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इजराइल ये कहता है मेरे बंधक वापस करो, सारे बंधक वापस करो। दूसरा उसने 2 कस्में खाई थी 7 अक्टूबर के हमले के बाद कि मैं अपने सारे बंधकों को वापस लाऊंगा और मैं हमास को बर्बाद कर दूंगा। हमास बर्बाद हुआ नहीं है, हमास अभी भी जिंदा है। तो वो क्या इस शर्त को मान लेगा कि बगैर सारे बंधक वापस हुए, क्योंकि सारे बंधक वापस नहीं हो रहे हैं, इसमें कहा गया है 10 बंधक वापस होंगे। अभी 50 लोग इजरायली कम से कम उसके कब्जे में हैं, हमास के कब्जे में। उसमें से कितने जिंदा हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन 50 लोग हैं। इसमें कहा गया है कि शुरुआत में 8 लोग और अंत में 2 लोग वापस करेगा हमास, और इसके बदले में इजराइल कुछ बंधक छोड़ेगा। हमास कहता है कि मुझे 60 दिन की सीज फायर नहीं चाहिए, उससे कहो कि लड़ाई पूरी तरह बंद करे। नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं है। तो सर ट्रंप ये वाला काम करवा पाएंगे? देखिए, ऐसा ट्रंप हमेशा धमकी देते हैं। आपने कहीं इसमें देखा कोई ऐसा समझौता इस तरह से ट्वीट के थ्रू थोड़ी ना होता है सौरभ। समझौता होता है जब लोग बैठते हैं, बात करते हैं, उससे पूरी चर्चा होती है। चर्चा करने के लिए कोई गया है, इन्होंने अपने नोबेल प्राइज के चक्कर में बस ये ट्वीट कर देते हैं, अब ट्वीट हो गया है। लेकिन समझौता होना बड़ा मुश्किल है कि नेतन्याहू के लिए हमास को खत्म करना पहली उनकी जिम्मेदारी है। और दूसरी जो उन्होंने अपने देश को बोला हुआ है कि हम सारे बंधकों को वापस लाएंगे, वो अभी मुद्दा पूरा नहीं हुआ है। तो और ये लड़ाई उनके पूरे कब्जे में है। और एक तरफ और देखिए, ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, सारे आ रहे हैं प्लेन्स, वहां मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं जिसमें अम्यूनिशंस वापस आ रहे हैं इजराइल के पास रीआर्म करने के लिए। क्योंकि जो आपका उनका आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो 1, एरो 2 और जो थर्ड है, ये सारे सिस्टम्स में इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं वो कम हो चुकी हैं, तो उनकी भरपाई भी हो रही है। डेविड जो उनका ये जो आपका आयरन बीम है वो भी चालू हो चुका है। तो इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है और सक्षम कर रहा है अपने आप को कि एक लंबी लड़ाई अगर आगे हो तो उसको लड़ सके। सर इसमें विड्रॉल भी शर्त है कि गाजा की कुछ टेरिटरी से पीछे हटेगा इजराइल, ये कैसे स्वीकार कर लेगा वो? देखिए, उसी टेरिटरी से वो पीछे हटेगा जहां उसने सब कुछ कर दिया, क्योंकि गाजा जो है ज्यादातर पाताल लोक में है, वो सारा बंकर्स में है, वो टनल्स में है। टनल्स को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हमास पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। सबके सब अपने बिल में घुसे हुए हैं और वो उनके रास्ते सप्लाई चेन्स हैं। तो इजराइल तभी मानेगा जब तक कि वो सप्लाई चेन्स को कट ऑफ करके उन जो लोग बचे हुए हैं उनको एक तरह घेराबंदी करके। और जहां तक इजराइल का सवाल है, अगर आप उनकी मीडिया से, उनके ऑफिसर से बात करिए, वो कहते हैं अब हम यहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका एक बहुत दुखद अनुभव हुआ है जब वो वापस चले गए थे। पहले तो इनके हाथ में ही था गाजा, 2005 तक तो इनके पास में था। हाँ। ये वापस गए, उसके बाद से इन लोगों ने अपने स्ट्रक्चर को बनाया और उस तरह का अटैक हुआ। तो नेतन्याहू से उम्मीद करना कि वो मान जाएंगे
और सीज फायर को इस तरीके से मान जाएंगे जब तक बंधक रिलीज नहीं होते हैं और जब तक हमास सरेंडर नहीं करता है इन फुल। सर आज ये जो आपने लास्ट लाइन बोली, ये जो मैं खबर पढ़ रहा था तो मुझे सबसे पहले जो चीज स्ट्राइक करी वो ये कि ट्रंप किसके बीच में समझौता करा रहे हैं? एक देश और एक आतंकवादी संगठन के बीच में। तुम आतंकवादी संगठन से बात करने को इजराइल को कह रहे हो जिसके 1200 लोगों को एक दिन में कुछ घंटों में मार डाला था उसने। देखिए, एक तो अच्छी बात मुझे यहाँ लगी कि जो भी आपने जितना जिक्र किया इजराइल का, तो कम से कम सीज फायर के लिए वो कोई शर्त तो कर रहे हैं। हमारी तरह से नहीं है कि बिना शर्त के हमने सीज फायर कर लिया। तो ये तो एक अच्छी बात है कि वहाँ दिखाई दे रहा है। और अब आप जो बात कह रहे हैं तो वो लड़ाई जिनके बीच में, उसी में तो सीज फायर होगा ना। ये आपकी बात ठीक है कि एक आतंकवादी संगठन है, हमास है, और उसके खिलाफ इजराइल लड़ रहा है और वो सारा, तो सीज फायर तो जो दो लोग लड़ रहे हैं उनके बीच में ही होगा। और कतर की भूमिका जब आती है तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। यदि आप इजराइल और ईरान का जो चल रहा था, उसमें भी कतर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो कतर यदि वहाँ पर बीच में आता है, जैसा कि ट्रंप ने अपने ट्वीट में भी इस बात की चर्चा की है, तो यदि कतर आता है तो मुझे लगता है कि ये सीज फायर की ओर बढ़ेंगे। और सीज फायर पर जब कंडीशंस पर भी बात होती है तो थोड़ा आगे पीछे चलता है कि कुछ बंधकों को रिहा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से तो युद्ध बंद अभी होने वाला नहीं है, इजराइल उस तरह से करने वाला नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन कतर की भूमिका के बाद मुझे ईरान के बाद तो आदमी हीरो बना हुआ है अपने देश। हाँ, तो वो हीरो बना हुआ है, लेकिन स्थिति भी कमजोर भी है। हीरो तो बाहर से बनते हैं ही सब लोग। क्या मतलब गाजा के लिहाज से क्या कमजोरी है इजराइल की? नहीं, वो ईरान के साथ जो लड़ाई हुई उसके बाद उनके ताकत में बहुत फर्क पड़ा है ना, उसमें मिलिट्री पावर में भी, और पूरी देश की आंतरिक जो व्यवस्था है उसमें भी बहुत परेशानी हुई है। हीरो बनना अलग बात होती है, देश को अंदर से देखना। जैसे पाकिस्तान भी तो हीरो, वो फील्ड मार्शल साहब अभी जो प्रमोट आपने किए हैं तो वो भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर अलग बात है। लेकिन इजराइल को भी जरूरी है कि वो इस पर, क्योंकि कितनी जगह लड़ाई लड़ेगा इजराइल। आप कह रहे हैं नेतन्याहू के पास सीज फायर मानने की वजह हैं? मुझे ऐसा लगता है। नहीं, देखिए, सीज फायर तो अंत में होना ही चाहिए और होता ही है। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि अमेरिका, जब आप किसी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, आप कह रहे हैं कि हम उनको हथियार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे B-2 बॉम्बर जाकर इजराइल के लिए वो ध्वस्त करके आ गए क्योंकि नीचे बंकर वो तबाह नहीं कर पाते, फोर्दो में या जो भी जगहें थी 3 वहाँ पर तबाह नहीं कर पाते, तो आप तो पार्टी हैं। और जब इस तरह से गुंडागर्दी करके कोई पीस टॉक की बात करता है तो वो होती नहीं। शक्ति चाहिए होती है, लेकिन शक्ति अगर किसी के पक्ष में हो गई तो कभी युद्ध नहीं रुका है, युद्ध रुक ही नहीं सकता है। अब सवाल यह है कि ये हो क्यों रहा है? एक तो नोबल वाला हिस्सा है, दूसरा यह है कि अभी ईरान पर पिछले 3 दिनों में लगातार हमले भी हुए हैं। ईरान कहता है वो इजराइल कह रहा है, ये इजराइल कह रहा है कि हमने नहीं किया हुआ है। दोनों देशों के बीच वहां भी अभी तनाव की स्थितियां हैं। ईरान से जिस तरह से अमेरिका विरोधी संगठन ज्यादा ताकतवर हो रहा है, वो न्यूक्लियर पावर से उसने उस जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उससे अपने आप को बाहर कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खुद चलाएगा। ऐसे में आप हमास के साथ डील की बात कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी को दिखाता है, अमेरिका की कमजोरी को दिखाता है। ये ठीक बात है कि इजराइल चूंकि चारों तरफ से लड़ रहा है, तो ताकत किसी की भी हो, अगर इस तरह के वॉर में जाएगा तो कितना खर्च, कितनी तरह की टेक्नोलॉजी, फिर उसका लॉस, तो नुकसान होता है। तो शायद दोनों अपनी तैयारी के लिए ये कर रहे हैं, और ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ज्यादा तैयारी के साथ ज्यादा खतरनाक युद्ध की तरफ मिडिल ईस्ट बढ़ रहा है। अच्छा, ठीक। सर इस पर आपका कमेंट? मैं जी सर, मुझे तो लगता है कि नेतन्याहू तब तक ही सत्ता में बने हुए जब तक वो युद्ध लड़ते रहेंगे। इजराइल के अंदर भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जिस तरीके से ईरान से उन्होंने युद्ध लड़ा, तो इजराइल की एक बड़ी जनता भी चाहती है कि अब भाई शांति हो, युद्ध ना हो। लेकिन अब वो युद्ध में इस तरीके से बढ़ चुके हैं कि फिलहाल उनके लिए बहुत आसान नहीं है वहां पर लेना, क्योंकि जिस तरीके से हमास ने आतंकी हमला किया था, अब वो अगर पैर का कदम वापस खींचते तो देश के अंदर भी उनका विरोध होगा और उन्हें चुनाव में भी जाना है। रूस तो है नहीं कि पुतिन राष्ट्रपति बन गए तो लगातार लड़ते रहेंगे। नॉर्मल होगा, सीज फायर होगा, युद्ध विराम होगा, नॉर्मल लाइफ होगी, तो नेतन्याहू को चुनाव में जाना पड़ेगा। और वो जानते हैं कि वो चुनाव में जाएंगे तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है वो लगातार वॉर का डर दिखाते रहेंगे, माहौल बनाते रहेंगे, सत्ता में बने रहेंगे। और ये इजराइल की उनकी सत्ता में बने रहने के लिए इजराइल का लगातार युद्ध का माहौल बने रहना या युद्ध करते रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। 5 देशों की यात्रा पर कल वो सबसे पहले घाना पहुंचे थे और वहां उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत किया गया। 30 साल में कोई भारत का प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचा था। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए घाना के राष्ट्रपति महामा खुद एयरपोर्ट पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर देते वक्त प्रधानमंत्री को 21 बंदूकों की सलामी दी गई और इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को घाना में
वहाँ के सबसे बड़े सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। भारत और घाना के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि घाना ने भारत से रक्षा उपकरणों की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। घाना में जो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान है, इससे नवाजे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की सरकार का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिन के विदेश दौरे पर 5 देशों का दौरा करेंगे। घाना के बाद वो ट्रिनिडाद टोबैगो जाएंगे, उसके बाद अर्जेंटीना का दौरा उनका होगा, फिर वो ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे और उसके बाद एक और अफ्रीकी देश में उनका दौरा जो है वो लगा हुआ है। अब ये चर्चा अब तो कई देशों से हम सुन रहे हैं ये सर कि भारत के हथियार खरीदने के इच्छुक हैं देश। अब तो घाना भी कह रहा है। एक्चुअली किसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक चीज़ जो हुई, जो हमारे अपने हथियार जिन्होंने अपने आप को साबित किया ऑप सिंदूर में, अब उनको बैटल टेस्टेड हो गए और एज अगेंस्ट चाइनीज़ हथियार जो कि बहुत सस्ते में बिकते थे। तो लोगों के अंदर एक छवि बनी है कि इंडियंस के जो इक्विपमेंट हैं और जो मिसाइल्स हैं और जो आपका ये आकाश है, आकाश तीर है, ICCS है, ब्रह्मोस है, ये सारे के सारे मतलब बैटल में आपके काम आएंगे और सटीक और अचूक और दूर तक मार करते हैं, रडार उनको नहीं पकड़ सकता है। और हमारे UAVs भी हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। अब किसी देश के साथ आपने भी सौरभ देखा होगा, आपकी दोस्ती उतनी ही प्रगाढ़ होती है जितना उनके पास आपका मिलिट्री इक्विपमेंट होता है। मिलिट्री इक्विपमेंट एक बार आपने दे दिया तो एक परमानेंट तरीके से और सेमी परमानेंट जो भी आप कहना चाहें, नहीं इंटरेस्ट हो जाते हैं, प्लस आपकी डिपेंडेंसी भी। जैसे हमारे पास जब 70% 80% रशियन इक्विपमेंट थे और वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अभी भी है, तो हम किस बलबूते पर रशिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारा बल तो वहीं से आ रहा है। एक आपने एक बार इक्विपमेंट ले लिया, एक एयरक्राफ्ट ले लिया, एक मिसाइल ले ली, एक ब्रह्मोस ले लिया, तो उसकी सप्लाई चेन तो आपके पास है। आज हम कितना निर्भर हैं रूस पर आज हम करीब 50-60 के आसपास हैं, अगर तीनों सेनाओं के ले लें, क्योंकि खास तौर से हमारे पास Su-30 MKI है, उसके 272 फाइटर जहाज हैं, वो रीढ़ की हड्डी हमारे वायुसेना की। तो अपने आप में अभी भी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। अगर आप उस सप्लाई चेन को बंद कर दीजिए, आप देखिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग अगर मिलिटरली आप मुझसे पूछें, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाइए सबसे पहले, चाहे क्रेडिट लाइन दे करके, चाहे कहते हैं ब्याज रहित कैपिटल दे करके, आप उनको कहिए हमारा सामान खरीदो, हथियार खरीदो पहले। एक बार आपने हथियार खरीदा तो सप्लाई चेन हमारे हाथ में आ गई, हम बाद में अपना हिसाब कर लेंगे, हमें बाद में एडवांटेज आएगा। मैं खुद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में था बोर्ड लेवल पे, आपको पता ही है, तो मैं जानता हूं अगर कोई मेरा हथियार खरीद ले, उसके बाद मेरे अपने पैसे भी बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं बनेंगे कंपनीज के। तो इस मामले में आपको ये बहुत बड़ा एक ओपनिंग हुई है ऑप सिंदूर के बाद। इसकी जो ओपनिंग, 2 चीज़ें बड़ी खास हुई हैं ऑप सिंदूर से सौरभ। पहला ये हुआ है कि ये हमने जो आउटरीच किया है कि हम अंदर, अगर आप ISI या ये जो पंजाबी वहाँ की पाकिस्तानी आर्मी है उसके पीछे भी खड़े हैं, हम वहाँ भी जाके आपको मारेंगे और सटीक मार सकते हैं। और दूसरा संदेश ये दिया है कि हमारे जो हथियार हैं वो सक्षम है, क्योंकि आपने 11 एयरफील्ड्स को नष्ट कर दिया, बहुत सारे जहाज़ों को नष्ट कर दिया और उनके रेडार या उनकी मिसाइल्स उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकी। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये जो मैसेज गया है, अब ये काम किया जा रहा है। पॉलिटिक्स की खबरें हमारे पास उत्तर प्रदेश से भी हैं, कर्नाटक से भी हैं, बंगाल से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, पंजाब से भी हैं। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप लोग, बताइए। मैं ही बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं आइए कांवड़ यात्रा की खबर से और उससे जुड़े विवाद से। 10 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार फिर कांवड़ यात्रा से पहले जो विवाद चल रहा है वो ये कि रास्ते में पड़ने वाले, खास तौर पर जो ढाबे या खाने पीने की जगह हैं, उनको चलाने वाले कौन हैं, ये इनकी असल पहचान क्या है, असल नाम क्या है, सीधे शब्दों में हिंदू हैं या मुसलमान हैं। ये विवाद फिर खड़ा हुआ है। कांवड़ यात्रा से पहले कुछ हिंदू संगठनों पर यह आरोप लगा कि वो कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चला रहे हैं। आरोप यह भी है कि मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर हिंदू संगठन के लड़के गए और वहां पर एक ढाबा कर्मचारी का धर्म जानने के लिए उस लड़के ने ऐसा आरोप लगाया कि उसकी पैंट उतारकर पहचान की गई कि इस लड़के का मजहब क्या है, ऐसा उसने इल्जाम लगाया।
इसे लेकर बहुत जबरदस्त सियासी बयान आए। कल हमने आपको दिखाया भी था कि एसटी हसन, पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तो इसकी तुलना पहलगाम के हमले से, आतंकवादी हमले से कर दी और कहा कि उन आतंकवादियों ने जिन्होंने धर्म देखकर ऐसे ही मार दिया था इतने लोगों को, उनमें और इन लोगों में कोई अंतर नहीं है। अब इसी मुजफ्फरनगर ढाबा विवाद में आपके सामने खुलासा करते हैं। जिस कर्मचारी को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि बकौल उसकी पैंट उतार करके धर्म जांचा गया, हिंदू धर्म संगठनों ने उसकी धर्म की पहचान ऐसे की थी, अब उसके बारे में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। उसने अपना नाम बताया था गोपाल। अभी तक जो जानकारी थी वो यही थी कि इस लड़के का नाम गोपाल है और इसने पुलिस को यह बयान दिया है। अब पता चल रहा है कि इसका नाम गोपाल नहीं है, तजम्मुल है। इसकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर आ गई है। अब अपने आप को गोपाल बताने वाले, और ढाबे का नाम था वैष्णो ढाबा, वैष्णो शुद्ध शाकाहारी ढाबा। उसका जो मालिक है, उसका, वो भी मुसलमान है, उसका नाम कुछ और। अब इस कर्मचारी के आधार कार्ड से यह खुलासा हुआ कि यह गोपाल नहीं है, इसका नाम तजम्मुल है, पिता का नाम इसका मकसूद है। यह मुजफ्फरनगर के ही बझेरी इलाके में रहता है। गोपाल ही तजम्मुल है, इस बात की तस्दीक इसके गांव के लोग भी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जो एक घटना हुई, इस पर अभी भी लेकिन कुछ बयान सामने आ रहे हैं। अब एक सवाल अभी भी ये रह जाता है कि जो आरोप इसने लगाया था वो आरोप सच है या नहीं है। तो इस लड़के से भी हमारे सहयोगी की बात हुई है, आपको हम बातचीत वो सुनाएंगे। कुछ और बयान है वो भी आपको दिखाता हूं। किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई, तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? क्या है ये, कहाँ रुकेंगे ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा, तैयार रहो आप लोग। हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे? होटलों में क्यों जा रहे? आप कौन होते कौन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये बागोवाली, सरवट, बजीरी, ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, 10 साल पहले सुकून से था पूरा। आप क्यों हो रहा गड़बड़? ये बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई? ओवैसी साहब ने तो बोल दिया कि जो हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है। अब इस लड़के की बात सुन लेते हैं, जान लीजिए। तजम्मुल ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। इस लड़के का कहना है कि उसका नाम गोपाल किसने रखा? ढाबे के मालिक ने उसका नाम गोपाल कर दिया। तजम्मुल से गोपाल। ढाबे के मालिक ने कहा नहीं, तुम अपने आप को हिंदू बताओ, गोपाल बताओ सबको अपना नाम। ढाबे के मालिक का नाम क्या है? सनव्वर। 1.5 महीने पहले सनव्वर ने जबरदस्ती अपने यहां काम करने वाले लड़के तजम्मुल को गोपाल बना दिया। अब तजम्मुल हालांकि अभी भी यह दावा जरूर करता है कि ये जो लड़के थे ये उसकी ढाबे पर आए और उसका धर्म पूछा और उसने अपना नाम गोपाल बताया होगा, लड़कों को शक हुआ होगा। फिर यह कहता है कि इसकी पैंट उतारकर इसका धर्म चेक किया गया। इसका बयान आ रहा है, मैं आपके सामने बस अभी कुछ ही देर में रखने वाला हूं। जब उस दिन ये पूरा मामला हुआ, उस रोज वहां और कोई प्रत्यक्षदर्शी रहा हो, ऐसा कोई बयान जो है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन विवाद के फौरन बाद जो शख्स इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर को मिला, इस ढाबा कर्मचारी के बारे में जब उन्होंने पूछा, तो उस वक्त भी वो अपना नाम गोपाल ही बता रहा था। क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल नाम है जी। गोपाल जी, आधार कार्ड दिखाएंगे अपना? आधार कार्ड खोया देखो। मोबाइल में है? मोबाइल सब टूट गया था, एक्सीडेंट हुआ था ना भैया उसमें। गोपाल पूरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम देखो गोपाली। आगे कोई सरनेम तो होगा कुछ? नहीं, पूरा नाम मेरा गोपाली जी। क्या जी? आज दिन मेरा दिमाग खराब होता इस टाइम। अरे मेरा दिमाग खराब हो, बीमार चल रहा। आप पे अपना कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे गोपाल लिखा हो? नहीं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। कौन मुस्लिम है? देखो मैं गोपाली नाम हूँ, सूरज मेरा बाप का नाम है। आधार कार्ड खो गया, मोबाइल मेरा टूट गया, मेरा नाम गोपाली है, पूरा नाम क्या नहीं, मेरा नाम सिर्फ गोपाली है। उसे जो रटाया गया था वो उसके अलावा और कुछ बोलने को तैयार नहीं था। इसका एक और दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है, नया स्टेटमेंट, वो मैं आपके बस तैयार हो रहा है, मैं आपके सामने। अच्छा, आ गया बयान, सुना दीजिए। पूरा नाम क्या है आपका? तजम्मुल। जोर से बोलिए। तजम्मुल। तजम्मुल। गोपाल आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम रखा था उन्होंने, होटल वाले ना।
होटल वालों ने? जी। किसने होटल में किसने रखा था आपका? पंडित जी ने। कौन पंडित जी? जो ये पंडित जी होटल वाले। पंडित जी कौन होटल वाले? वहां पे तो कई लोग काम करते हैं ना, तो किसने? सनवर। सनव्वर ने। तो ये सनव्वर क्या करता था वहां पे? इनका होटल हो। अच्छा, उसका होटल है। गोपाल नाम क्यों रखा फिर आपका? उन्होंने जबरदस्ती कुआ, हैं? जबरदस्ती मेरा नाम रखा देखो। जबरदस्ती? जी। जब उस दिन ये पूरा मामला हुआ, जब वो लोग वहां पर आए ढाबे की चेकिंग करने के लिए, तो आपने भी अपना नाम गोपाल बताया, तो आपने तब सच क्यों नहीं बताया? हुआ गा उन्होंने होटल वालों ने नाम दे रखा था ना। लोगों ये बताइए नाम। तो कितने टाइम से ये नाम रखा हुआ था? ये भी रखा था 1.5 महीना। 28 तारीख को जब ये पूरी घटना हुई, जिसमें आपने आरोप लगाया कि आपकी पैंट उतारी, हुआ क्या सुबह से लेके और उस घटना तक का पूरा जिक्र बताइए। पहले तो मालिक साहब को मारा, फिर मुझे मारा, पैंट तारी गई। हाँ। पूछा जा कहाँ, मगर जी मेरे को नहीं आए। मैं जी से बोल रहा मेरे साथ बदतमीजी करी उन लोगों ने। आपको पूरे मेरे पर अंदर ले गए, युवा भरा लगे, फिर मेरी पैंट तारी, मेरा तार लगा वहाँ से, नंगा तार पड़े थे वहाँ से, इतना मोटा केबल पड़ा था, वो बजा फिर मेरा उन्होंने। तार से मारा? जी। और मैं एक बजाई सिर में। पैंट उतारने का आरोप आपका सही है? जी। अब कल भी हम लोगों ने इस खबर के बारे में बात की थी, तब तक ये सारी जानकारियां सामने नहीं आई थी। तो कल हम लोगों ने ये कहा था भी कोई जबरदस्ती जाकर के यूं किसी की पहचान पूछेगा, दादागिरी करेगा, ये तो ठीक नहीं। सब लोगों ने कहा ये उचित नहीं है। अब ये जो बातें आज सामने आई हैं, 1.5 महीने पहले इस वैष्णो ढाबा पंडित जी, ऊपर एक पढ़ा आपने, पंडित जी वैष्णो शुद्ध ढाबा चलाने वाले सनव्वर ने अपने कर्मचारी तजम्मुल को 1.5 महीने पहले कहा आज से तेरा नाम गोपाल है। गोपाल के लिए उसके मालिक का नाम क्या है? पंडित जी। सनव्वर पंडित जी हो गया और तजम्मुल गोपाल हो गया। और ये सब कुछ किया गया 1.5 महीने पहले, क्योंकि अब ये अभी कुछ दिनों में यात्रा शुरू हो जाएगी, कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्रा जब शुरू होगी तो बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर चलेंगे, ढाबों पर रुकेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। और उस बिजनेस के लिए सनव्वर उर्फ पंडित जी ने अपने वैष्णो ढाबा पर काम करने वाले तजम्मुल को गोपाल बना दिया। अब गोपाल के आरोप की बात मैं एक थोड़ी देर में भी करता हूं आपसे। हाँ त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि जितने तरह की बातें, जितने तरह के अलग अलग तरीके के क्या कहते हैं उसे साजिशी सिद्धांत, जितने तरह का लॉ एंड ऑर्डर, जितने तरह के जो भी तर्क इसके साथ थे, वो सारे तो आज ध्वस्त हो गए। और ये बात बाद में आती है ना कि कौन आधार कार्ड चेक कर रहा है, कौन जाके पैंट उतरवा रहा है, कौन जाके, वो तो गैर कानूनी है, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो कहीं किसी को शक ही नहीं। लेकिन ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि बाकायदा मुसलमान हिंदू पहचान के साथ काम कर रहे थे। अब ये कोई बहुत छिपी हुई बात नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश वैसे भी बहुत हाईली टेंस रहता है, बहुत सी ऐसी घटनाएं वहां देखने को आती हैं, बहुत से ऐसे मामले देखने सुनने को आए हैं। अब उसमें जब इस तरह की चीजें आती हैं, लोगों की चिंता बढ़ती है। गोपाल नाम बताता रहा और अंत में तजम्मुल हो गया तो तुरंत उसकी पैंट उतर गई। ये भी तो कोई कहेगा ना, कैसे उसकी बात पर हम भरोसा मान लें कि वो ठीक कह रहा है कि उसकी पैंट उतार दी गई। वो कह रहा है मोटी सी केबल रखी थी, उससे मारा। मारने वाली घटना तो कहीं दिख नहीं रही। और अगर मारा गया होता तो क्या अब तक आपको लगता है कि उसके शरीर पर कहीं कोई निशान वो अब तक नहीं दिखा रहा होता? अगर वो कह रहा है कि पैंट उतार दी गई हमारी, तो उसके बाद क्या वो नहीं करता? मूल मसला यही है, पहचान छिपाकर कारोबार क्यों कर रहे हैं। कोई ये कह सकता है कि भाई बहुत दबाव रहता है, धंधा खत्म हो जाएगा। अरे भाई, तो जो धंधा चल सकता है उसको करो। ये कैसे हो सकता है कि आप जिस समय धर्म कर्म का काम है, जिस समय जो उसकी आस्था है, उसमें आप कहें कि नहीं नहीं हम तो आपको खिलाएंगे और पहचान बदल के खिलाएंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? और उसके बाद आप इसको जो रंग देते हैं, जिस तरह से इसको प्रस्तुत करते हैं, वो देश में हिंदू को आप आतंकवादी की तरह प्रस्तुत करते हैं, अतिवादी की तरह प्रस्तुत करते हैं, धार्मिक लोगों को आप गुंडा बताते हैं। ये कतई ठीक नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस सब के बावजूद जो भी किसी के साथ गलत काम करे, कानून वहां अपना काम करे, लेकिन यह नहीं हो सकता कि पहचान छिपा छिपा कर आस्था पर इस तरह से हमला किया जाए। वो जो अब वो आरोप आपके लिए संदिग्ध हो गया, जो ये लड़का लगा रहा है। नहीं, इसीलिए संदिग्ध हुआ ना। ठीक बात है, जब जो आदमी अपना नाम बदल सकता है, उसके आरोप पर आप क्या बात कर रहे हैं? और मैं कह रहा हूं, देखिए, कभी भी जब इस तरह की मार पिटाई होती है तो तुरंत आदमी शर्ट पैंट सब उतार के दिखाता है कि देखिए मार दी। वो कह रहा बड़ी मोटी सी केबल रखी थी, उस केबल से मारा, और केबल का कोई एक निशान नहीं है। किसी चैनल पर मैं कल से देख रहा हूं, कहीं भी नहीं दिखाई। तो सवाल यह, और अब तो इत्मीनान से बैठ के बात कर रहा था, तो बताता ना इंडिया टीवी पर कि भाई हमारे साथ यही हुआ, ये देखो यहां मारा है, यहां मारा, ये कर दिया।
विजय तो जी। उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जाए? विजय जी क्या कहेंगे सारे खुलासे पर? नहीं, पहले तो ये समझ में आया कि इशू क्या है। इशू तजम्मुल की पिटाई है, वो तो अलग इशू है, बहुत छोटा इशू है। इशू क्या है? इशू है रूल ऑफ लॉ क्या है, लैंड ऑफ लॉ क्या कहती है। क्या है रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, लैंड ऑफ लॉ क्या कहता है। सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल क्या कहा था इस मसले पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, सरकार ने क्या कहा था। और ये मुजफ्फरनगर में जहां भी है, ये ढाबा तो हमेशा से चल रहा है, ये 1.5 महीने से तो नहीं चल रहा। मैं नहीं जानता। नहीं जानते ना, तो इसको भी पता करना चाहिए कि क्या उस ढाबे का नाम पहले पहले तजम्मुल से भी ढाबा चल रहा है तो उचित है ये? नहीं, तो ये वहां पर जो पुलिस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्रशासन की बात कर रहा हूँ, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ। उसको छोड़ दीजिए कि किन्होंने मारा नहीं मारा, वो तो एक अलग लॉ एंड ऑर्डर का है, क्योंकि उस इशू पर जाएंगे तो वो छोटा इशू होगा। पिटाई की, पहचान की, ये गुंडागर्दी तो रोज हम देखते हैं। नहीं, लॉ मैं कह रहा हूँ, अच्छा आप ही की बात करो। नहीं, मैं लॉ एंड ऑर्डर इशू है, लॉ एंड ऑर्डर इशू। लेकिन ये जो लोकल पुलिस है वो तो हमेशा ही इसको देखती होगी ना, वो तजम्मुल ढाबा वैष्णो ढाबा बना या हमेशा से वैष्णो ढाबा है। और पिछले साल भी ये बहस हुई थी, तो पुलिस जो वहाँ की है, लोकल पुलिस है, उसको पूरी जांच करके रखना चाहिए ना कि भैया ये रोज वैष्णो ढाबा कैसे चला रहे हो तुम। ये पुलिस का काम है ना, लोकल पुलिस का काम है ना कि ये। और सरकार ने कहा था कि भाई उसके जांच नाम आप लगाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, नाम लगाना जरूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी हो तो लगाइए, नहीं मर्जी हो तो मत नहीं, लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको जो लाइसेंस दिया हुआ है वो लाइसेंस आप लाइसेंस रखिए। तो ये काम भी जिला प्रशासन का है ना, पुलिस प्रशासन का है ना, कि वो वहां पर देखे। इस पर आपको नहीं, कुछ नहीं कहना कि नहीं, इस पर कुछ नहीं कहना कि सनवर ने पंडित जी शुद्ध वैष्णो ढाबा खोला और अपने कर्मचारी का नाम गोपाल कर दिया तजम्मुल से। हाँ, क्यों किया उसने? तो वो इसीलिए किया क्योंकि उसको वो तो साफ ही है कि भाई वहां पर धर्म के हिसाब से बिजनेस चल रहा है, उसको किया। और वो तो सनवर को पहले पकड़ी है ना, तजम्मुल से पहले। ढाबे का नाम वैष्णो ढाबा किसने लिखा है? तजम्मुल ने लिखा है कि सनवर ने लिखा है? सनवर ने लिखा है। और सनवर का लाइसेंस आपने देखा है पुलिस ने? यदि आपको लाइसेंस मिला हुआ, मुझे तो पता भी नहीं कि वहां पे ढाबों पे लाइसेंस भी है कि नहीं, फूड का लाइसेंस है कि नहीं है उस पर। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इशू क्या है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, मतलब आपकी परेशानी मुसलमान होने से, आपकी परेशानी मुसलमान के होने से है, आपकी परेशानी वेज और नॉन वेज से नहीं है। और ये पवित्रता का ठेका आपने मुसलमान। अब आप फिर अलग निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। अलग निष्कर्ष पर नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा कि आपके यही बनाया, आप देखिए ऑर्डर, मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका इंपॉर्टेंट बात है, फूड जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल है, ढाबा, उसको ये बताना जरूरी है कि वो वेज बना रहे हैं, नॉन वेज बना रहे हैं और दोनों बना रहे हैं, तो उसका पूरा जिक्र उसमें हो, ये लाइसेंस में भी होना चाहिए। तो मसला ये है कि आप कहते हैं कि मुसलमान है तो वो पवित्र नहीं बना रहा, तो हिंदू पवित्र बना रहे हैं। इतना जेनरिक स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं विजय जी? किसी झगड़ा तो यही हो रहा है ना। आप ये करो भाई मुसलमान है, मान लीजिए मुसलमान, ऐसा आदमी हो सकता है जिसको ये लगता हो कि भाई मैं अपने धर्म के व्यक्ति ये सारा काम मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करना चाहिए। ये अधिकार किसी के पास नहीं है जो ये बात चेक करे। और पिछले 1 साल में ये बहस चल रही है और 1 साल में मुजफ्फरनगर आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये जो काम कर रहा है ये भी क्रिमिनल एक्ट है, नाम बदलना, पहचान छुपाना। कल की बात हो गई थी, पहचान छुपाना, नाम छुपाना, ये तो क्रिमिनल एक्ट है, ये तो कल ही बात होगी, इसमें कहां बात हो रही है? इसलिए मैंने कहा कि वो जो पिटाई की वो भी क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन वो नॉन इश्यूज है, समझे? मैं तो कहते हैं वो भी इशू है, कैसे कोई किसी को हाथ लगा देगा, समझे? लेकिन मैं कह रहा हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 1 साल से क्या कर रहा है? आप कुछ बता रहे हैं? कोई एक बार फिर समीर जी के पास। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा था कि जो भी ढाबा है उसका नाम, उसके स्टाफ का नाम वहां लिखा जाएगा। हाँ, वो तो है ही ना, वो तो बेसिक तो वहीं शुरू हुआ ना, उसमें फर्क है। सनवर और तजम्मुल, तो ये डिस्ट्रिक्ट अगर उनका एडमिनिस्ट्रेशन नाम को देखना। हाँ तो बिल्कुल, तो इसमें हम कहाँ एतराज करें? और उसमें फर्क क्या आया कि पहले योगी सरकार ने कहा कि नहीं कंपलसरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंपलसरी नहीं है, ये आप वॉलंटरली है, आपको उसको लगाना है। समीर जी, और मैं उसको कह रहा हूं आप कंपलसरी लगवाइए। आपने खबर भी देख लिया आपने। देखिए सर, कुछ लोग अपना धर्म छुपाकर दुकान चला रहे हैं, कुछ लोग अपनी जाति छुपाकर कथा वाचन का काम करते हैं। और जब आधार कार्ड चेक होता है तो 2 आधार कार्ड अलग अलग तरह के निकलते हैं। मेरा ये कहना है कि सर आप दुकान लगा रहे हैं, दुकान चलाने के जो नॉर्म्स है, जो आपको परमिशन है, जो आप लाइसेंस लिया है, आप लाइसेंस लगाइए और आप खुलकर बोलिए कि भाई मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं प्योर वेज खाना परोस रहा हूं। अगर जनता को आना होगा वहां पर कावड़ यात्री को, तो आपके पास आएंगे ना। आप छुपा कर, धर्म छुपा कर आप क्या बताना चाहते हो? क्यों आप किसी को गुमराह करना चाहते हो? कोई अगर प्याज नहीं खाता, कोई अगर दूसरी चीज नहीं खा रहा है, आप उसको कह रहे हो कि भाई आप शुद्ध वैष्णव ढाबा में आ जाइए, आप शुभ वैष्णव ढाबा में आ जाइए, शुद्ध शाकाहारी है। बनाने वाला कौन है? बनाने वाला एक मुसलमान है, चलाने वाला मुसलमान है, जो दिन में तो ढाबा चला रहे हैं और शाम को फिर वो अपने लिए मुर्गा चिकन रातों काटते हैं, उसी कढ़ाई पे वो बनाते हैं और खुद फिर वो खाते हैं और दूसरे दिन उसी बर्तन पे वो कहते हैं कि शुद्ध शाकाहारी खाना हम बना रहे हैं। तो ये गलत है ना।
वो तो मुर्गा बना के वहां खाते ही है रात को, उनका जो स्टाफ होता है वो रात को अपने लिए, और सुबह आप कहते हो कि वैष्णो ढाबा हमारा प्योर चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि छुपाने की जो स्थिति है कि भाई किसी धर्म के लोगों की अगर यात्रा है, किसी की भावना है, तो आप उसे आहत करने का काम कर रहे हो। आप मत कीजिए ना, 1.5 महीने अगर आप नहीं धंधा करोगे, 1.5 महीने आपका धंधा कम होगा, अगर आप सही बता दोगे तो क्या तकलीफ है। कावड़ यात्रा कोई 12 में तो नहीं चलती है, सिर्फ अभी 1-1.5 महीने का सवाल है, 12 जुलाई से शुरू। और उस सड़क से नॉनवेज खाने वाले नहीं गुजरते क्या? खाते होंगे नॉनवेज खाने वाले भी? तो आप बताइए ना, आप सब बताइए ना। नहीं, मेरा ये कहना है कि इस तरीके से लोगों को आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दूसरा है। अच्छा, इसको मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ। मैं इसको इसलिए नहीं जोड़ रहा था क्योंकि वो नॉन इशू है कि जितने देश के बड़े मीट और बेचने वाले हैं, बीफ बेचने वाली बड़ी कंपनियां, उन सबके नाम मुस्लिम नेम पर हैं। उनके सारे मालिक जैन और हिंदू हैं। सर ये भी सारे के सारे जैन और मुस्लिम हैं, मोटे तौर पर। लेकिन अगर बताइए एक आध का नाम, क्योंकि ये भी कल भी एक डिबेट थी और कल मैंने उसको चेक किया। सबसे बड़ा नाम आता है अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और कल मैं एक दूसरे कौन चलाता है इसको? ये चलाते हैं श्रीमान गुलामुद्दीन। 1979 में हैदराबाद में एक कंपनी बनी, मुंबई इसका हेड ऑफिस है। कॉमर्स वो बहस दूसरी है। नहीं, लेकिन यही हर डिबेट में होता है। ये भी, अरे भाई अगर ये है तो आप उसको पकड़िए ना, ये इससे कहां जुड़ जाएगा? नाम बदलकर नाम एक सेकेंड, इसको उसको पकड़िए तब जब वो जिस देश में मीट जा रहा है उसको कोई एतराज हो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, बार बार ये बात यह है कि आप बहस इस पर करनी चाहिए। सौरभ जी, मेरी बहस एक पॉलिटिकल कमेंट है इसको लेकर समाजवादी पार्टी का। एक मिनट सुना, रूल ऑफ लॉ पर चलिए ना। एक मिनट सुना दीजिए जरा समाजवादी पार्टी का कमेंट। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइन समाजवादी पार्टी को दी गई है कि इनकी तुलना, यहां किसी ने अगर कुछ ऐसा किया तो उसकी तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से करो। ये सोच कि भाई जो यहां अभी तो प्रूफ भी नहीं हुआ किसी ने यहां कुछ ऐसा किया है, वहां तो लाशें पड़ी थी, तुलना कर रहे हैं। कल ये काम एसटी हसन ने किया था, आज रविदास मेहरोत्रा कर रहे हैं। अरे बीजेपी को तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन पहलगाम के लोगों, जो लोग मारे गए उनके परिवारों को कितनी चोट पहुंचती होगी उसका तो किसी को ख्याल करना चाहिए। एक छोटा सा कमेंट त्रिपाठी जी। देखिए, इसीलिए अखिलेश यादव के ऊपर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को कहना पड़ा था कि आज आप आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर रहे हो, कल आप इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्मश्री जाने क्या क्या दे दोगे। सचमुच कभी कभी लगता है कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आतंकवाद जैसी गंभीर समस्या, और जिसपे बार बार वो कहते हैं कि हम भी तो देखिए, हम भी तो आतंकवाद से लड़ रहे हैं, और सच बात है पूरा देश आतंकवाद से लड़ रहा होता है। लेकिन जब ऐसे बयान आते हैं तो या तो वो इस देश को बहुत मजाक समझते हैं, इस देश की जो भावना है, इस देश का जो मूल है उसको मजाक बनाते हैं, या उनको लगता है हम सत्ता में नहीं तो किसी भी हद तक जाकर दो वर्गों के बीच में, दो समाज के बीच में संघर्ष कराएंगे। हिंदू मुसलमान ऐसे ही करा रहे हैं, और दुर्भाग्य से आतंकवादी बोल बोलकर क्या करना चाह रहे हैं। क्या ऐसे लोग ही मुसलमानों को बैड लाइट में दिखाते हैं या प्रस्तुत करना चाहते हैं? इन्हें ये क्यों लगता है कि इससे मुसलमान खुश हो जाएंगे? नहीं, अब अगर नहीं लगता होता तो ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ती? क्यों जरूरत पड़ती है? आतंकवादी से तुलना करना ये क्यों जरूरत पड़ती? समाजवादी पार्टी के लोगों को कोई भी राह चलते कोई घटना हो जाए तुरंत याद आ जाता है, और एसटी हसन तो ऐसे ढेर सारे, वो तो फाउल माउथ है, वो तो कहते ही रहते हैं। अब अगर रविदास मेहरोत्रा भी यही कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव ने पार्टी लाइन तय की हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ एज ए फौजी तो मेरे पास कोई इसका आकलन भी नहीं है, और न मेरे पास कोई इसके बारे में बात करने की, सच कहूँ तो कोई हिम्मत है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, जैसे हमारे फौज में वैसा हम वातावरण क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारे यहाँ मस्जिद भी होती है, मंदिर भी होता है, चर्च भी होता है, और एज एन AOC मैं खुद रहा हूँ, आप हर जगह जाते हैं, हर जगह शामिल होते हैं। लेकिन जो ख़ास बात है, हर आदमी बता के कहता है कि हम ये हैं, हमारी सच्चाई ये है और आपका स्वागत है। ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि इसमें जो फेकरी हो रही है, फेकरी नहीं होनी चाहिए, डिसेप्शन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ मेस में ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम ऑफिसर्स हैं जो हलाल मीट के अलावा बाकी मीट नहीं खाते हैं। तो जब वो मेस में बनता है कॉमन उससे, तो वो उस दिन वेजिटेरियन खाते हैं।
वो कभी किसी पे आक्षेप नहीं लगाते हैं, वो तो वेजिटेरियन खाते हैं। तो एक संस्कृति ये भी है, लेकिन सब कुछ बता के होता है। आप ये हैं और हम जाते हैं, हमने तो हर चर्च में भी गए हैं, वहां भी पूजा कराई है, हम मस्जिद में भी गए हैं, मंदिर में भी गए हैं। क्यों छुपाओ कुछ भी? नहीं, आपका धर्म तो एक ही होगा ना। अगर आप एक हैं तो आपका एक धर्म होगा जिसको मानते हैं, लेकिन सबको मानना ये भारत की संस्कृति, उसी पे चलना चाहिए। बड़ी लंबी बहस चल गई इस खबर पर। अब कुछ और पॉलिटिकल खबरें बता देता हूं आपको। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलेगा क्या, इसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि वहां अब टेंशन सिद्धरामैया साहब की खत्म हो गई है। सिद्धरामैया के सामने डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पीछे हट गए। अब वो पीछे हट गए या इन्होंने पीछे धकेल दिया, दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि सिद्धरामैया साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दिया। इनसे सवाल पूछा आप हटने वाले हैं क्या, या आप 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहूंगा, आपको क्यों परेशानी हो रही है, बिल्कुल रहूंगा 5 साल मुख्यमंत्री। फिर लोग डीके शिव कुमार के पास पहुंचे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या, या सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा मेरे पास ऑप्शन क्या है, अगर वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो उनका समर्थन करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके पीछे कहानी क्या है, 3-4 वजह सामने आई हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इस नतीजे पर पहुंच गई है कि पूरे 5 साल सिद्धरामैया साहब को मुख्यमंत्री बना करके रखा जाए। उसमें सबसे बड़ी वजह तो कास्ट कैलकुलेशन है। सिद्धरामैया ओबीसी हैं, 3 चीफ मिनिस्टर हैं, 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के इकलौते ओबीसी हैं ये। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, अब ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा करके किसी और को बनाएंगे तो बीजेपी ढोल पीट पीट के बिहार में बताएगी कि देखो पिछड़े को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। दूसरा कुछ छवि का सवाल है डीके शिव कुमार साहब का, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, हमने कल भी बात की थी, वो 1 महीना जेल में भी रह चुके हैं, और अगर वो दोबारा से आते हैं पावर में, उनको कुर्सी दी जाती है, तो हो सकता है वो फिर वो तीव्र गति से न्याय की चाबी घूमने लगे। तीसरी, और अभी आपने देखा था वो आरसीबी वाला जो स्टैम्पीड हुई उसमें 11 लोग मर गए, और उसका भी कुछ ब्लेम जो है वो इनको दिया जा रहा है डीके शिव कुमार को कि इतनी भारी भीड़ उन्होंने वहां पर क्यों जमा होने दी है। तो ये कुछ वजह जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब सवाल ये है कि सब्र कर पाएंगे क्या डीके शिव कुमार, बड़ी बात है। समीर जी देखिए, एक बात समीर जी को है ना, पहले आप ये क्रेडिट दे दीजिए। कल प्रोग्राम में समीर जी ने कहा था कि ये बदलाव नहीं होगा, तो ये क्रेडिट तो कम से कम समीर जी को पहले दे दीजिए। देखिए, जो सिद्धरामैया ने कहा वही मैं कहना चाहता हूँ कि उनके पास विकल्प क्या है, कोई विकल्प नहीं है डीके शिव कुमार के पास। क्या करेंगे, डीके शिव कुमार के पास इतने विधायक भी नहीं है कि वो तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के जाके सरकार बना ले, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कर दिया था, या दूसरे राज्यों में होता है कि भाई विधायक आप तोड़ दो, सरकार नहीं बनाए तो कम से कम सरकार गिरा दो। दुगने से ज्यादा विधायकों का फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के 66 विधायक है और कांग्रेस के अंदर से 134 और 135 विधायक है, तो बहुत संभव नहीं है। और डीके शिव कुमार जिस तरह की राजनीति करते आए, वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो सोनिया गांधी के बहुत लॉयलिस्ट रहे, पक्के कांग्रेस ही रहे। वो ऐसे समय भी कांग्रेस नहीं छोड़ी जब उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ थी, और जब ये कहा जा रहा था कि जेल में अगर जाने से बचना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाए तो वो जेल में जाने से बच जाएंगे और उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, लेकिन वो जेल में गए लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ी। मुझे लग रहा है डीके शिव कुमार इस बात को जानते हैं कि अब 3 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, और अगर वो विधानसभा चुनाव में वो प्रदेश अध्यक्ष भी है, अगर कांग्रेस की वापसी होती है तो डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनना तब लगभग तय है, क्योंकि सिद्धरामैया भी जानते हैं कि उनका आखिरी कार्यकाल है, वो कह चुके हैं, उम्र उनके साथ नहीं है। उस चुनाव के बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी डीके शिव कुमार के साथ कोई समर्थन नहीं है, और अभी जब रणजीत सुरजेवाला 2028 की राह देखेंगे, तब चुनाव जीते तो दूसरा ये भी है कि जब अभी रणजीत सुरजेवाला ने बैठक विधायकों के साथ ली थी, तो उसके बाद संगठन का 70% संगठन के पदाधिकारियों ने सिद्धरामैया का साथ दिया। पीसीसी चीफ तो ये, उसके बाद भी जो पार्टी के महासचिव है, ज्यादातर जिला अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भाई सिद्धरामैया को हटा दोगे अभी तो आप मान के चलो कि अगले चुनाव में आपकी सरकार किसी हालत में नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कास्ट कॉम्बिनेशन का जो मामला है कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, कुर्बा जाति से आते हैं, और बाकी दलित वोटर्स भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और सिद्धरामैया सिर्फ वोकलिंगा की राजनीति करते हैं। और वोकलिंगा में भी कोई उन्हें बहुत बड़ा नेता नहीं माना जाता। कर्नाटक का बड़े नेता तो वहां पर अभी भी देवगौड़ा वोकलिंगा के माने जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि विधायकों का समर्थन नहीं था, संगठन के अंदर स्वीकारता नहीं थी, और इसके कारण कांग्रेस हाईकमान का कदम वापस खींचना। सियासत में किसी एक शख्स पर कोई कितना मेहरबान हो सकता है, इसकी एक बानगी दिख रही है पंजाब में, जहां पहले राज्यसभा के सांसद संजीव अरोड़ा जी, पहले तो उनको राज्यसभा भेजा, पहली मेहरबानी। फिर जब दिल्ली के चुनाव हो गए, हार हो गई, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रह गए, तो फिर, और केजरीवाल जी अब ज़्यादातर समय पंजाब में ही बिताते हैं, तो फिर संजीव अरोड़ा से कहा गया कि अब आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आप राज्यसभा छोड़ दीजिए। अब तब भी ये चर्चा हुई थी, याद कीजिए, कि क्या केजरीवाल जी के लिए कुर्सी खाली की जा रही है। अब उन्होंने इस्तीफा दिया, बदले में केजरीवाल जी ने फिर उनको विधानसभा का टिकट दिया, बाई इलेक्शन का। उपचुनाव हुआ, संजीव अरोड़ा जीत गए लुधियाना वेस्ट से।
चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई आम आदमी पार्टी ने कि किसी भी तरीके से ये सीट जीतनी है हमको। खूब प्रचार भी किया वहां जाकर केजरीवाल जी ने, जीत गए। अब उसके बाद आगे क्या होना था, अब संजीव अरोड़ा जी को मंत्री बनाया जा रहा है और अब पहले चर्चा थी कि एक फेरबदल होगा, उसमें कुछ इस्तीफे लिए जाएंगे, कुछ नए लोगों को मंत्री बनाया जाएगा ना, केवल एक आदमी को लेकर आज मंत्री बनाने को लेकर के समारोह हो रहा है, केवल इनका मंत्रिमंडल में जाना होगा, बाकी और कोई बदल नहीं हो रहा। तो अब इनको मंत्री भी बना दिया गया है। अब ये चर्चा लगभग लोगों के जहन में पक्का बैठ गई है बात कि अब ये हो ना हो, इनका इस्तीफा केजरीवाल जी ने खुद राज्यसभा जाने के लिए ही करवाया था। अरविंद केजरीवाल के पास और कोई राज्य तो है नहीं, लोकसभा का चुनाव अभी होने नहीं वाला, कहाँ से जाएंगे अगर उनको पार्लियामेंट जाना है तो राज्यसभा ही रूट है और उसके लिए एक ही राज्य है उनके पास, पंजाब। मैं फिर कह रहा हूँ अभी भी स्पेकुलेशन है ये, लेकिन अब राजनीति के जानकार जो हैं अब उनको लग रहा है कि कुछ तो होगा। क्यों? इनका कार्यकाल अभी 3 साल का बचा था, संजीव अरोड़ा का 3 साल का कार्यकाल बचा था इनका, 2028 में जाके खाली होता अप्रैल के आसपास। तो उससे पहले क्यों इस्तीफा कराया आपने इनका? अब किसी ना किसी को तो नॉमिनेट करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि अपने लिए इनको कुर्सी खाली कराई थी या किसी और के लिए। अगर किसी और के लिए कराई थी तो फिर हम ये कहेंगे कि उस आदमी पे बड़े मेहरबान हुए कि किसी की चलती सदस्यता बीच में रोक करके आप किसी और को नॉमिनेट करते हो, खुद को नहीं करते अगर वो तो। लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि शायद खेल यही है। बाकी संजीव अरोड़ा को मनाने के लिए, प्लेकेट करने के लिए उनको आज मंत्री बना दिया गया। ये वैसे एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, तो इस लिहाज से एक इंपॉर्टेंट आदमी है पंजाब में कम से कम अरविंद केजरीवाल के लिए, तभी इनको राज्यसभा भेजा भी होगा। तो क्या लगता है त्रिपाठी जी आपको, क्या होने जा रहा है, किसके लिए खाली हुई है सीट ये? नहीं, अब देखिए, खाली उसी के लिए हुई है जो पूरी तरह से पंजाब की सिख राजनीति है और एक गैर सिख आदमी वहाँ बैठा हुआ है, वही पंजाब चला रहा है। ये छोटी बात नहीं है। पंजाब में इसको लेकर बहुत रिएक्शन रहता है कि दिल्ली हमारे ऊपर क्यों कब्जा करना चाहता है, और विजय जी बताएंगे कि वहाँ का तो पूरा राजनीतिक पूरा इतिहास ही वो रिएक्ट ही इसी बात पर करते हैं। आपको ध्यान में होगा जब कैप्टन अमरिंदर से हटाना था तो कई नाम आए, अलग अलग कई नाम चल गए थे, सुनील जाखड़ तक का नाम चल गया था, बाद में तो सुनील जी इधर आ गए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन कहा गया ना, वहां बनेगा तो मुख्यमंत्री कोई सरदार ही बनेगा, गैर सिख नहीं बन सकता। आप सोचिए, बने तो वहां सिख हैं भगवंत मान जी, लेकिन गैर सिख अरविंद केजरीवाल, गैर सिख मनीष सिसोदिया, गैर सिख गोपाल राय, ये पूरा पंजाब चला रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता, पंजाब चला रहे हैं, ये आप इस निष्कर्ष पे पहुंच गए, पार्टी तो वो चलाते ही हैं, इस नाते उनका एक हक है कि नहीं? कमाल है। नहीं, हाईकमान नहीं है वो। आप एक नाम बोलो, विभव कुमार। नहीं, हाईकमान क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल हाईकमान नहीं है। अरे वो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भाई, वो ठीक वैसे ही हैं जैसे सोनिया जी मनमोहन जी के ऊपर थी, वैसे ही हैं। और जिस तरह से किया गया है, सचमुच लोकतंत्र में बड़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए किसके दबाव में है, मोदी शाह से हट के कोई कर सकता है क्या? लेकिन ऐसा कभी होगा क्या? क्या ये संभव है क्या कि अमित शाह सब छोड़ के बैठ जाएं गुजरात तो कहें कि नहीं अब हमको वही चलाना? तुलना आप थोड़ी सी, मुझे लग रहा है समानता वाली तुलना कर रहे हैं। एक आदमी जो है 25 राज्य में बैठा है, एक आदमी के भाई एक ही राज्य है। बस यही मैं कह रहा हूं, यही मैं लाना चाह रहा था। राज्यसभा छोड़ के जाएंगे कहां भाई साहब? उधारी के बंगले में जो आदमी रह रहा है, अपना बंगला नहीं है इनके पास, राज्यसभा चले जाएंगे तो कम से कम वही वाला बंगला अपने को अलॉट हो जाएगा। अरविंद जी का पूरा जीवन जिस चीज को इन्होंने ना कह दिया वो समझिए पक्का ही नहीं किया, जिस चीज को ना कहा। तो इन्होंने, इनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि अरविंद जी नहीं जा रहे हैं राज्यसभा, बिल्कुल नहीं जा रहे। और अगर राज्यसभा नहीं जा रहे हैं तो सचमुच संजीव अरोड़ा के लिए बाकायदा एक असेंबली बाइपोल आपने करा दिया। ये छोटी बात थोड़ी ना है कि असेंबली बाइपोल में आप उनको ले जाते हैं, राज्यसभा का एक बाइपोल हो जाता है। भाई किसी को भी लड़ा देते हैं। मंत्री बनाने के लिए थोड़ी उनको राज्यसभा से हटाया होगा। मंत्री बनाने के लिए ही हटाया, क्योंकि मंत्री बनाने से कम पे संजीव अरोड़ा माने नहीं। मतलब मैं कह रहा हूं विधायक तो कोई भी बन जाए, वो बाइपोल तो होना ही था। लेकिन राज्यसभा वाला जो बाइपोल इसके साथ कराया, ये तो कराया गया ना। इसका मतलब ये है कि अरविंद जी की जो कहें कि इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, वो बिना किसी पद के, बिना किसी सत्ता के आप नहीं रह पाए। आपके मन में मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यही जाएंगे? पार्टी मना कर रही है, लेकिन ये जब मना करते हैं तो करते हैं वही। सर, मुझे केवल ये सारी बात जितना बहुत विस्तार से उन्होंने कर दी, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे केवल एक ही कारण लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार मना किया है। तो ये एक बड़ा कारण मुझे लगता है। बाकी बहुत सारे कारण होते हैं, नया भी कोई आदमी जा सकता है, नहीं जा सकता, राज्यसभा से कोई को एमएलए बनाए, फिर एमएलए को मंत्री बनाए। वो आदमी कितना खास होगा अगर केजरीवाल जी नहीं जा रहे और उसको बनाएंगे, हाँ, तो वो फिर एक और खास आदमी होगा जिस पर चर्चा होगी। लेकिन बस एक ही कारण मुझे अभी तक समझ में आया है
कि मना वहाँ कर पर रहे हैं। राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार मना किया है। आपकी पॉलिटिकल सेंस यही कह रही है। पॉलिटिकल सेंस ये कहती है, बाकी तो अरविंद जी को समझना तो पॉलिटिकल सेंस से ऊपर की चीज़ है। अभी तक जितना मुझे 10-12 साल में उनको देखा है उसमें। सर एक लाइन बोल दूं, लोगों को भूल गया होगा, जी। भारतीय राजनीति का चलता फिरता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है अरविंद जी, तो कैसे कोई जान लेगा? एक ही स्लाइड में पढ़ पाएगा, दो वही पढ़ मैं कह रहा हूँ कि पाएगा? उनको समझना तो पॉलिटिकल सेंस, उनकी पॉलिटिकल सेंस समझना अपने आप में बड़ा काम है। समीर जी, क्या खबर है आपके पास? मुझे नहीं लगता कि वो राज्यसभा जाएंगे सर। मुझे नहीं ऐसा लगता? मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। जिस तरीके से दिल्ली का वो चुनाव हार गए, खुद चुनाव हारे, और जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे, उन्हें लग रहा है कि अब जनता से उनकी बहुत नाराजगी है और जनता ये मान के चल रही है कि ये पंजाब में जो राज्यसभा सांसद को चुनाव लड़वाया आपने आपके विधायक के निधन के बाद, वो खुद के लिए सीट खाली करवाई है। अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है इस समय अब राजनीति अपनी फिर से नए सिरे से राजनीति को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। वो इस आरोप से बचेंगे। हो सकता है मनीष सिसोदिया को भेज दे, वो हो सकता है इसमें आरोप क्या है? मैं कहता हूं कि अगर ऐसा हो रहा है, उनकी इसमें जो छवि है, उसमें उनकी जो गलत छवि क्या है? नहीं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन वो जिस छवि से राजनीति में आए थे, जिस तरीके की छवि की जनता ने उनको स्वीकार किया था, वो पूरी छवि ध्वस्त हो गई उनकी राजनीति के अंदर। उन्होंने बड़े घर में चले गए, बड़े गाड़ियों में काफिलों में लेकर घूमे, फिर विधानसभा चुनाव हारे, खुद पार्टी बुरी तरीके से हार गई। अब वो वापस अपने आप को अगले विधानसभा चुनाव, दिल्ली के विधानसभा चुनाव, बाकी जगह एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है मनीष सिसोदिया को भेजा जा सकता है राज्यसभा के अंदर। अरविंद केजरीवाल पहले अभी संयोजक बनकर पार्टी का संगठन को वो देखेंगे। मुझे लग रहा है, मेरा ये सेंस कहता है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। चलिए, अब इस पर तो राय बटी हुई है विद्वानों की। राज्यसभा जाएंगे तो स्वाति मालिवाल से रोज उनको फिर राज्यसभा में सामना करना पड़ेगा, इसलिए भी वो बचेंगे। मुझे लगता है मनीष सिसोदिया को वो राज्यसभा भेजेंगे। नहीं, लेकिन अब अरविंद जी सिर्फ और सिर्फ समीर जी को सही साबित करने के लिए राज्यसभा कुर्सी अगर दांव पर लगा दें तो लगा दें, वरना जा रहे हैं। वरना जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात वही है कि जितना कुछ कह रहे हैं वो सब तो करके कर चुके हैं, कुछ छोड़ा तो है नहीं। अरे चलिए, खैर, अब ये बंगले की बात अभी साहब यहाँ पर हुई, तो मैं एक बंगले की आपको अरविंद जी के बंगले की बात कर रहे हैं? ना दूसरा बंगला। और एक और बड़े नेता का बंगला। आजमगढ़ में अखिलेश यादव एक घर बना रहे हैं, घर बन गया है, और वहां आज जो है वहां आज उनका ये बढ़िया गृह प्रवेश जो है वो आज होना था। तो खबर यहां से निकल करके आई है, अखिलेश यादव आजमगढ़ में हैं। लोकसभा में पूर्वांचल में जीत मिले, इसको लेकर अब पूरा फोकस है अखिलेश यादव का। अगर मैं आपको डेटा भी देता हूं अभी, अगर 2017 और 2022 के चुनाव की बात अगर करें, 2017 में तो खैर बिल्कुल लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, जो थोड़ी सी कमजोर पड़ी 2022 में, और पूर्वांचल में बिल्कुल साफ हो गए थे 2017 के इलेक्शन में अखिलेश यादव, उनकी पार्टी। लेकिन कुछ कमबैक उन्होंने 2022 के इलेक्शन में किया। अब पूर्वांचल जो है वो उनके लिए आप कह सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में तो नो कॉम्प्रोमाइज जोन है, वहां वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब उन्होंने आजमगढ़ में अपना घर बनाया, लखनऊ में वो रहते हैं, तो इस तरीके से यूपी में उनके 3 घर हो गए। सैफई, जहां उनका गांव है, मुलायम सिंह जी का पैतृक निवास जहां पे था, लखनऊ जो उनकी कर्म भूमि है, और अब एक उन्होंने कैंप ऑफिस घर कंबाइंड, ये उन्होंने एक आजमगढ़ में बनाया है, आजमगढ़ में बनाया। अब आजमगढ़ का जो घर है उनका, वो इस तरीके से डिजाइन किया, मैंने उसका वीडियो देखा है, कि वहां पर एक 1,500-2 हज़ार लोगों की एक सभा भी हो सके। उसके अंदर ऐसा वो टिन शेड वगैरह सब बनाया गया, तो एक बड़ा प्लॉट लिया गया था, तो उसके अंदर वो उन्होंने घर वो बनाया है। ये तस्वीर जो आ रही है आपके सामने, तो ये जो है ये तो रहने का इतना ही है बस। बाकी जो है वो आगे जो आपको ये ग्राउंड वाला इलाका दिखाई दे रहा है, इसी में एक टीन शेड बना हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने ऑफिस बनाए हैं, अपना मीटिंग हॉल वगैरह बनाया है, और फर्स्ट फ्लोर पर उन्होंने रहने के लिए 1-2 कमरा अपने लिए बनाया होगा। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि ये रेजिडेंस कम कैंप ऑफिस जो है वो ज्यादा है। अब इसमें खबर लेकिन ये है कि आजमगढ़ क्यों, उसकी मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको डेटा देता हूं। इस मकान के बारे में बताऊं, 2021 में इस प्लॉट की जो है वो रजिस्ट्री जो है वो हुई थी। 68 बिस्वा भूमि है, ये इसको वर्ग मीटर में कर देंगे कैलकुलेट अभी, 68 बिस्वा भूमि में बना हुआ है। इसका सारा जिम्मा जो है धर्मेंद्र यादव, जो उनके कज़न हैं और सांसद भी हैं, उनको दिया गया था, और 3 जुलाई यानी आज इसमें अखिलेश यादव जो है वो गृह प्रवेश जो है वो करने जा रहे हैं। 2000 कार्यकर्ता इसके अंदर जो है वो बैठ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। और अब जरा डेटा की बात करते हैं। 2012 के चुनाव में क्लीन स्वीप किया, अब विधानसभा की बात कर रहा हूं, 10 में 10 सीटें आजमगढ़ की। 2017 में 10 में 9 जीते अखिलेश यादव। 2022 में फिर 10 में 10 सीटें जीते, आजमगढ़ की अपनी विधानसभा सीटें। तो आजमगढ़ तो पक्का किला है, टूटता नहीं है,
यहां पर अखिलेश यादव अब काबिज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरे पूर्वांचल की और लोकसभा की बात करेंगे तो वहां स्थिति ऐसी नहीं है। 2014 में आजमगढ़ में तो खैर मुलायम सिंह यादव जीते, फिर अखिलेश यादव जीते, फिर धर्मेंद्र यादव जो हैं वो यहां से सांसद हुए। पूर्वांचल की 28 जिलों में 164 सीटें आती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां केवल 14 सीटें मिली थी। 164 सीटों में से केवल 14 सीटें पूरे पूर्वांचल में मिली थी अखिलेश यादव को, जो 2022 में बढ़कर 53 सीटें पहुंच गई थी। तो उनकी चिंता आजमगढ़ प्रॉपर, वहां की लोकसभा या वहां की विधानसभा नहीं है, वो यहां से पूरे पूर्वांचल को घेरना चाहते हैं, ये उनका मकसद है। अब क्या वो ये कर पाएंगे, ये सवाल है। आपको आइडिया कैसा लगा आजमगढ़ में उनका घर बनाने का, त्रिपाठी जी? नहीं, वैसे तो हर नेता को जाना ही चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि राहुल जी ने कुछ देखा वखा होगा। उन्होंने कभी अमेठी में घर नहीं बनाया। स्मृति जी ने बना लिया था, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की थी, हम लोगों ने भी की थी। जैसे ही घर बनाई, गृह प्रवेश किए और चुनाव हार गए। मतलब ये एक तथ्य है, जहाँ कहीं आप नई जगह जाके घर बनाते हैं तो बहुत उसका लाभ नहीं मिल पाता है, लोग ऐसे ही चलते हैं। दूसरा है कि आपने कहा कितना है, तो कितना 68 बिस्वा, 68 बिस्वा मतलब हो गया करीब 3.5 बीघे के आसपास, और अगर उसको स्क्वायर फीट में करें तो करीब 1 लाख स्क्वायर फीट। तो मतलब यहाँ के लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। 4 बीघे, 3.5-4 बीघे में अगर घर है तो खेत के लिहाज से बहुत बड़ा है। जैसे बताया ना उसमें वो आगे वो भी है और अच्छा है, इतने बड़े नेता मीटिंग के लिए जगह है उसमें। लेकिन मूल बात दूसरी है, क्या वहां घर बना लेने से और कुछ कर लेने से पूर्वांचल की पूरी राजनीति सज सकती है क्या? क्योंकि जिस आजमगढ़ में वो टिके हैं, वो आजमगढ़ तो अगर अखिलेश यादव की जगह कोई और घर बना ले, किसी और को वहां रहना पड़ जाए, तो वो भी उतना ही ताकतवर होगा। सवाल यह है कि उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां ये कमजोर हैं, वहां क्या अखिलेश यादव की कोई ऐसी नई रणनीति है क्या? और पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हमेशा चुनौती रहा है। लेकिन अभी जो नया समीकरण बना, जिसमें हम कहते हैं कि राजभर हैं, जिसमें हम कहते हैं कि निषाद हैं, जिसमें हम कहते हैं कि पटेल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी की चुनौती यह है कि इस वाले को कैसे करेंगे, क्योंकि मुस्लिम और यादव ये कॉम्बो, ये तो आजमगढ़ की 10 में 10 समाजवादी पार्टी, आजमगढ़ तो है उनके पास, वो चिंता आजमगढ़ नहीं है। लेकिन उससे कोई बहुत और साध पाएंगे, ये थोड़ा कठिन दिखता है। कोशिश करनी क्या है ये बेल्ट, आप तो जानते हैं पूरा। नहीं, ये तो अगर आप इसको देखें तो इसको यूं समझिए कि मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से योगी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी तक सब कवर हो जाती है, सब कवर हो जाती है, क्योंकि एकदम वो बीच में आ जाएगा। और इसको फिर यूं भी समझिए आपकी मऊ, गाजीपुर जिसको कहते हैं, बलिया, फिर आप उधर गए तो गोरखपुर, महाराजगंज, इधर आप आएंगे तो गाजीपुर से बढ़ेंगे तो बनारस की तरफ। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा जो पूर्वांचल का असली इलाका है, उसकी अगर राजधानी जैसी कहें, अगर उसको कहें तो इस लिहाज से तो ठीक तो दिखता है, आजमगढ़ है, तो उस लिहाज से। और आजमगढ़ बहुत बड़ा केंद्र है, आजमगढ़ छोटा केंद्र नहीं। अब तो वहां भी योगी जी ने वहां विश्वविद्यालय भी दे दिया, बरसों से उसकी मांग थी, तो योगी जी ने विश्वविद्यालय भी दे दिया है। तो मुझे लगता है उस लिहाज से रणनीतिक तौर पर ठीक फैसला है। लेकिन आजमगढ़ हमेशा से सपा का वैसा ही गढ़ रहा, जैसे इधर सैफई वैसे उधर आजमगढ़। यहां ज्यादा प्रवास करने से, रहने से, इंपॉर्टेंस देने से पूरा पूर्वांचल साध पाएंगे, मतलब ये इसकी शुरुआत हो सकती है। निश्चित मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी बेसिकली सर। मुलायम सिंह की इच्छा थी कि आजमगढ़ में पार्टी का और अपना खुद का एक घर बने। अच्छा, मुलायम सिंह कहते थे कि भाई इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है हमारी, और वो वहां से सांसद थे। और उन्होंने 2014 में ही इस बात का जिक्र किया था। हालांकि पहले जमीन खरीदी गई थी समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन वो जमीन अमर सिंह ने खरीदी थी, लेकिन अब वो जमीन अमर सिंह के नाम से थी। बाद में समाजवादी पार्टी से अमर सिंह अलग हो गए, तो वो जमीन अमर सिंह के पास चली गई, वो पार्टी को मिल नहीं पाई। तो मुलायम सिंह की इच्छा थी कि तो ये पार्टी के नाम पे जो मैंने हाँ, ये पार्टी के नाम पे लिया गया। तो फिर बेसिकली अखिलेश यादव ने अपने पिता को एक श्रद्धांजलि दी कि जो उनकी इच्छा थी कि आजमगढ़ में अपना खुद का घर बने, बड़ा कार्यालय बने। इसके अलावा श्रद्धांजलि के साथ साथ भी जो पूर्वांचल का जो पूरा समीकरण है राजनीतिक, कि जिस तरीके से पूर्वांचल में प्रदर्शन बहुत बुरा रहा था 2014 या 2019 के लोकसभा में जरूर अच्छा किया था। विधानसभा की अगर बात करें 2017 और 2022 के चुनाव में, तो मुझे लग रहा है कि अब 2027 की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं। पूर्वांचल में बैठ के, आजमगढ़ में बैठ के वो कितना आजमगढ़ को मजबूत कर पाते हैं। हालांकि आजमगढ़ की घर तो बना लिया, अब यहाँ आते रहना पड़ेगा ना। दूसरे तरीके से देखने, आजमगढ़ एक तो केंद्र है जो पूरा का पूरा बहुत महत्वपूर्ण इलाका है वैसे वो पूर्वांचल का आजमगढ़। और तीनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, इवन राहुल गांधी जी भी, आपको याद हो कि कुशीनगर में उन्होंने खाट सभा शुरू की थी। तो वो पूरे पूर्वांचल के इलाके में सब लोग अपनी कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है पूरा का पूरा पूर्वांचल, मोटे तौर पर चुनाव तो हारते जीतते रहते हैं। लेकिन आजमगढ़ में अखिलेश यादव रहे, वो तो बेहतर बात होगी कि वो कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन वो एक सेंटर उन्होंने पावर पार्टी का बना दिया कि लखनऊ जाने की बजाय जो आजमगढ़ पूर्वांचल के लोग हैं,
जब 2000 कार्यकर्ता हो तो वहां पे पूरा पार्टी दफ्तर चलेगा ना। हाँ जी। तो एक तरह से जैसे छोटे राज्य आप बनाते हैं कि भाई सबको राजधानी के लिए वहां नहीं जाना लखनऊ पड़े, ना आना पड़े, लखनऊ ना आना पड़े, तो वो कार्यकर्ता जो है पूर्वांचल का वो वहां पर आएगा, वहां पर जो उसकी शिकायत है या मुलाकात है, और वहां जो लोग बैठेंगे, जरूरी नहीं कि अखिलेश ही वहां पर बैठे, ऐसे ऐसा देखिए मुझे ना, तो लगता है। पश्चिम के लिए उनके पास इटावा है, इटावा है इधर और लखनऊ सेंटर के लिए सेंटर में है, और वहां पर पूर्वांचल में वो हो गया, तो बेहतर एक कॉम्बिनेशन हो। अब नतीजा क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन कार्यकर्ताओं की दृष्टि से वो एक बेहतर सेंटर सर होगा। अगली खबर बता रहा हूं इस पर। आपको खाट यात्रा का जिक्र नहीं करना। वो सर, घाट देवरिया यात्रा का जिक्र कहां से आ गया इसमें? वो कांग्रेस राहुल वाला, गांधी वाली। राहुल जी वाला देवरिया से दिल्ली की वो खाट यात्रा थी, और शुरू होने के बाद खटिया ले लेके सब कांग्रेसी भाग गए, कहे कुछ और नहीं मिल रहा है, खटिए से ही। तो सर वो बड़ा पीड़ा वाला है। आपने वो मुझे नहीं, तो यहाँ घर के अंदर है सब, यहाँ से कोई कुछ नहीं ले कुछ जा नहीं ले पाएगा। जाएगा। ठीक सर, अगली खबर पर आपका कमेंट चाहूंगा मैं। ये खबर बहुत हम सबको ध्यान से देखनी चाहिए, सुननी चाहिए और इस पर बात भी करनी चाहिए। बंगाल में चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, बहुत इसकी बात हुई कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोगों को या बीजेपी ज्वाइन करने वाले लोगों को वहां कैसे प्रताड़ित किया गया। उसमें से एक मामले पर फैसला आया है अभी। मामला क्या है? 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार इसलिए क्योंकि उसके मां बाप ने बीजेपी को वोट दिया या बीजेपी को पसंद करते थे। 4 साल के बाद फैसला आया है। मालदा की अदालत ने आरोपी रफीकुल इस्लाम को दोषी करार दे दिया है। अब 4 जुलाई को यानी कल उसको सजा सुनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ था, अब अगले वर्ष होगा दोबारा, और 2 मई 2021 को नतीजे आए थे। और इसके बाद पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई थी। हत्या, बलात्कार की कोशिश, मारपीट, अपहरण, निर्वासित कर देना, भगा देना। जाने कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने भाग करके असम और अलग अलग राज्यों में जाकर के अपनी जान बचाई थी। क्यों? एक चुनाव में किसी को वोट दे दिया था। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं इस बात का कोई पैरेलल नहीं मिलता। जितने चुनाव भी आप खुद सोच के देखिए, कोई चुनाव किसी भी और राज्य का आपको दिमाग में आता है? कोई पार्टी जीत गई और उसके समर्थकों ने हारने वाली पार्टी को वोट देने वालों को ऐसी सजा दी हो? इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई को 61 मामलों की जांच रिपोर्ट जो है सौंपनी थी। उन 61 मामलों में से एक 9 साल की बच्ची से रेप के मामले में मालदा की अदालत का यह फैसला, और 4 जुलाई को इस व्यक्ति को जो है अब सजा सुनाई जानी है। अब साहब इस पर क्या कहेंगे? मेरे पास तो बहुत कोई शब्द है नहीं इस बात पर कहने के लिए। मैं एक बार फिर त्रिपाठी जी से शुरुआत करता हूं। नहीं, देखिए कई बार हम लोग अलग अलग तरीके की राजनीति ये बता दो इस एक सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका बैकग्राउंड, आरोपी का बैकग्राउंड। रफीकुल इस्लाम ये रिटायर्ड टीचर है, रिटायर्ड टीचर, अध्यापक। रिटायर्ड इसलिए 2 बार बोला कि उम्र सोचिएगा, और 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था जी। देखिए ये 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद की मेरे ख्याल से ये घटना है। हाँ जी। और उस वक्त अगर आप ध्यान कर रहे हो तो देश में आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी एक राज्य के लोगों को अपना घर, परिवार, मकान, दुकान सब छोड़ के दूसरे राज्य में भागना पड़ा हो। आज के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, ये उस वक्त वहाँ राज्यपाल हुआ करते थे। और असम का धुबरी जो सटा हुआ है, एक तरह से कहें बांग्लादेश से भी सीमा है और पश्चिम बंगाल से भी है, वहां वो सब जाकर किसी तरह से अपनी जान बचाए थे। ममता बनर्जी ने वहां जाना तक उचित नहीं समझा था। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बाकायदा प्रेस वार्ता करके टीवी की डिबेट में कहा कि ये सब अफवाह है, ये सब दिल्ली का मीडिया, नेशनल मीडिया वो हमारे खिलाफ खड़ा रहता है और ये कर रहा है। उसी में से एक घटना है, एक में निर्णय आया है, लेकिन उस वक्त कम से कम 100 घरों को तबाह कर दिया गया था, उनकी दुकानें लूट ली गई थी, उनको जला दिया गया था। कुछ जगह ऐसे मामले आए जहां आप गांव का जो बीच का हिस्सा होता है ना, जिसको कहते हैं कि जहां चौपाल लगी है, गांव के लोग बैठते हैं, घर से वहां तक नाक रगड़ते हुए वहां आना पड़ा था। लोगों के सर से बाल मूड़ दिए गए और कहा तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया है। जिस प्रत्याशी की जीत हो गई उस वक्त एक चला था, वहां के एक तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं, उन्होंने एक गाना बनाया था, खेला हो बे। उसकी धुन पर नाचते हुए जो जो भाजपा का झंडा वाला घर रहता था वहां वो बम फेंकते हुए जाते थे।
अब आप इसकी भयावहता समझिए। उसमें ये एक घटना है कि 9 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति इतना बर्बर हो सकता है। और रफीकुल इस्लाम एक नाम या एक मसला नहीं है, पश्चिम बंगाल का चरित्र इस वक्त बन गया है। दुर्भाग्य ये कहते हुए कि जो पश्चिम बंगाल बड़ी बड़ी जिसको कहते हैं महान विभूतियों की जगह रहा, वो बंगाल आज यहां पहुंच गया है कि सिर्फ हिंसा, सिर्फ हत्या, सिर्फ इस तरह की चीजें कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के आप बयान देख लीजिए। कलकत्ता का उच्च न्यायालय कहता है कि ये तो यहां रूलर का लॉ चल रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है ये घटना उसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हो सकता है कि इसको सुनते हुए कई लोगों को राजनीतिक लगे, बिना राष्ट्रपति शासन के क्या पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो सकता है, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। सौरभ, ये ऐसी घटना है कि इसके ऊपर अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या प्रतिक्रिया करें, क्योंकि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है कि स्वतंत्र भारत में आपको अपना ही वोट देने के बाद इस तरह की निर्ममता का वो एक तरीके से सामना करना पड़े। और ये तो बर्बरता है, वो भी ऐसे बंगाल से जो अपने आप में लोग, हम पहले कहते थे व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, तो उस जगह से जो इस संस्कृति के लिए माना जाना जाता था। अब ये देखना पड़ेगा, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ख़ास तौर से जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि ये क्या हम अपने बंगाल को इस तरफ ले जा रहे हैं। और आप अगर मुझसे पूछिए तो हम कहेंगे जब तक दंड बहुत की प्रक्रिया बहुत तेज और तुरंत नहीं होगी, ये नहीं रुकेगा। जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो करते रहेंगे जब तक उनको आश्रय मिलता रहेगा। तो दंड की प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा और दंड देना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ ये था कि राजधर्म में दंड बहुत आता है, हमें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है जब हम लोग उस पद पर रहते हैं। लेकिन हमने ये सीखा है, अगर आप समय पर दंड देते हैं, सही आदमी को दंड देते हैं और प्रक्रिया में किसी तरह नोक झोंक निकाल के, तो आपके यहाँ शासन बना रहता है। अब सर एक खबर और मैं आपको बता देता हूं, यहां भी दंड की बड़ी आवश्यकता है। ये खबर है महाराष्ट्र से। एक युवक की पिटाई के बाद उद्धव ठाकरे के पूर्व सांसद ने अपने सामने उससे माफी मंगवाई। उसका गुनाह यह था कि वो मराठी नहीं बोलता था। यूबीटी उद्धव ठाकरे की पार्टी के ठाणे के सांसद राजन विचारे ने, इस तरह सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, राजन विचारे ने अपने दफ्तर में पिटाई करने वाले गैर मराठी युवक को बुलाया, जिसकी पिटाई हुई। सांसद के सामने इसकी पिटाई की गई। फिर इस युवक ने कान पकड़कर माफी मांगी, उनके पांव छुए और फिर आइंदा ऐसी ना बात होने की बात कही। और इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। इस मराठी युवक ने सांसद के सामने गैर मराठी युवक को सरेआम थप्पड़ मारे। अच्छा, मामला यह कि गैर मराठी युवक के साथ मराठी युवक का कुछ मामला हो गया, तो इनको दोनों को बुलाया गया दरबार में और वहां पर मराठी लड़के ने गैर मराठी लड़के को चांटे मारे। इस पर सांसद ने कुछ कहने की बजाय मामले को रफा दफा कर दिया। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी को लेकर घमासान है। इसी बीच ठाणे रेलवे स्टेशन के पास रविवार रात को 3 से 4 लड़कों ने एक मराठी लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। मराठी लड़का मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए स्टेशन के पास एक दुकान पर गया था। बहुत देर तक उस इंतजार करने के बाद उसने दुकानदार से कहा कि भाई ये काम आप कीजिए, तो दुकानदार ने कहा अभी हम नहीं कर पाएंगे। इस पर लड़के ने सवाल किया, बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि दुकान में जो लोग लड़के काम करते थे उन्हें इस लड़के के साथ पिटाई कर दी। अब ये लड़का घायल हुआ और उसे तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया। लोगों को पता चला कि मराठी लड़के पर हमला हुआ है, तो बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो गए और उसके बाद ये मामला बढ़ता गया, जो फिर बाद में दरबार में पहुंच गया सांसद जी के, जहां पर इस जो गैर मराठी मूल लड़के थे उनकी वहां पर पिटाई की गई। सुनिए जरा। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पर थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। इससे जुड़ी खबर जो है वो मीरा भाईंदर इलाके में है। कल वहां पर मनसे के यानी राज ठाकरे की पार्टी के लोगों ने एक दुकानदार जो मिठाई की दुकान चलाता था उसको मार दिया कि वो मराठी नहीं बोलता है, और इससे नाराज होकर वहां पूरा आज बंद की कॉल दी गई है। सारे दुकानदार सड़क पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का तो स्थापना इसीलिए हुई थी जब राज ठाकरे ने 2006 में महाराष्ट्र निर्माण सेना बनाई थी। तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि मुंबई में रहना होगा तो मराठी बोलना होगा, वरना मुंबई छोड़ के जाना होगा। जो इस घोषणा के साथ अगर महाराष्ट्र में अपनी पार्टी बना रहा है बम्बई में, तो उसके कार्यकर्ता क्या करेंगे? और मुझे लग रहा है कि जो राज ठाकरे की पार्टी सरेआम गुंडागर्दी करती है, राज ठाकरे उन्हें बुलाकर
उनका स्वागत करते हैं अपने घर में बुलाकर, और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता राज ठाकरे के पास मिलने उनका घर जाते हैं, उनका समर्थन मांगते हैं और फिर ये कहते हैं कि राज ठाकरे तो हमारे साथ जुड़े हुए। तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ आप गठबंधन में रह सकते हो जो सरेआम बम्बई में उत्तर भारतीयों को या मराठी न बोलने पर मार रहे हैं। आप गुजरातियों को मार रहे हो, आप तमिल को मार रहे हो, आप कन्नड़ लोगों को मार रहे हो, आप उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को मार के भगा रहे हो कि आप अपने राज्य के अंदर जाइए। मुझे लग रहा है कि अब राज्य सरकार, देवेंद्र फडणवीस सरकार ये सोचे कि क्या इस तरह के नेताओं को और इस तरह के लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई करने का समय आ गया है कि नहीं आ गया है। उद्धव ठाकरे के सांसद तो पीछे बैठे हुए, वीडियो चलाई हुई जरा, वो पीछे बैठे हुए हैं जैसे दरबार लगाया हुआ है उन्होंने, और उनके सामने ये वो राजन विचार शिवसेना के एकनाथ शिंदे के, एकनाथ शिंदे की पार्टी, माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे की पार्टी के, और वो इनको चांटे मार रहा है सामने, उनके सामने हो रहा है सब। सर मसला वही है, फिर आप कहेंगे चाहे वो ये राजन विचारे का मसला हो महाराष्ट्र से मुजफ्फरनगर तक, मसला यही है कि यदि आप रूल ऑफ लॉ पर नहीं चलना चाहते और अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग तर्क रखते हैं तो यही होगा। चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे राजन विचारे हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो या ममता जी के यहाँ पर हो। ममता जी की घटना आपको याद नहीं होगी, 2021 में गांव, दर्जनों गांव खाली हो गए थे, वो भी रूल ऑफ लॉ की मसला था, क्योंकि उनको पसंद नहीं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकट दिया। वो 9 साल की बच्ची की बात आप कर रहे हैं, यहाँ जो हो रहा है ये भी रूल ऑफ लॉ की बात है ना। ये कैसे आप तय कर रहे हैं कि सांसद साहब के पास बैठे हुए दरबार, कौन से दरबार लग रहे हैं आजकल? फिर तो अदालतें बंद करनी चाहिए ना। और एकनाथ शिंदे के हैं, अभी समीर जी ने बताया, क्लियर तो कर सरकार दिया, में एकनाथ शिंदे की पार्टी के सरकार में, और वो शिवसेना के भी हो तब भी वही बात है, उसमें मसला वो नहीं है ना। मसला है कि हम क्या रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। ठीक ठीक। तो आज ये तमाम खबरों पर बात हुई। बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी आपका, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी। कल फिर मिलते हैं।